हम्म, चलो स्टार्ट करते हैं भैया। माइक कॉफी ले जाता है। हेलो, आवाज आ रही है ना? चलो, कल अपन ने दोषों के बारे में सारा देख लिया था। आज से धातु उपधातु के बारे में देखते हैं, ठीक है। निरुक्ति देखते हैं। तो धारणार्थ धात्व षडांगर साहब ने अपन ने देखा था, धारणार्थ धाता, दोषणार्थ दोषा और मलिनीकरणार्थ मला, ये तीनों श्लोक इसके षडांगर के। परिभाषा क्या है? जो धारण और पोषण बोध कर्म करने हैं, दोनों काम करेगा उसे अपन क्या बोलेंगे? धातु बोलेंगे। और जो केवल क्या करेगा? धारण करने का काम करेगा उसे अपन क्या बोलेंगे? धातु बोलेंगे, ठीक है ना। चक्रपाणी साहब ने डेफिनेशन दे रखी है कि जो शरीर का धारण और पोषण दोनों करेगा उसे धातु कहते हैं, जो केवल धारण करेगा पोषण नहीं कर पाएगा उसे उपधातु कहते हैं। शरीर धारणा धातु इति उच्यते। अपन ने देखा है कि धातु जो शरीर को धारण करती है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। सुश्रुत ने भी ऐसा ही बोला है। धातु के प्रकार क्या होते हैं? चक्रपाणी साहब ने धातु के दो प्रकार बताए हैं, एक पोषक धातु और एक पोष धातु। नहीं याद रखना, बस धातु के दो प्रकार चक्रपाणी ने बताए हैं, याद रह जाए तो ठीक है। नहीं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। धातु और मल, इन दोनों को दूष्य किसने माना है? तो अरुण। ऑब्वियसली मेन जो दूष्य होता है वो कौन होती है? धातु होती है ना। फिर धातु और मल दोनों को दूष्य माना है किसने? अरुण दत्त ने। और धातु ही क्या होती है? दूष्य होती है। ऐसा कभी क्वेश्चन पूछे किस आचार्य ने माना? सारे आचार्य बोलते हैं कि जो जितनी भी धातु सारी क्या होती है? दूष्य होती है। अब इंपोर्टेंट ये पॉइंट है, आर्तव को अष्टम धातु किसने माना है? भाव प्रकाश ने। तो और ओज को अष्टम धातु किसने माना? चक्रपाणी। दोनों अपने को रटे हुए। चक्रपाणी ने किसको? ओज को अष्टम धातु माना है। अपन डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, किसने कौन सा माना है? तो आर्तव भाव, भाव मतलब क्या? इमोशन होते हैं ना, भाव। इमोशन किस में ज्यादा होते हैं? फीमेल में ज्यादा होते हैं। तो भाव प्रकाश ने किसको माना है? फीमेल वाला, मतलब आर्तव माना है। और चक्रपाणी ने ओज को अष्टम धातु माना है, ठीक है। रटा हुआ, इसको अपने को याद करने की ज्यादा वो नहीं है। अरे यार, फिर धातुओं के भेद देखते हैं। तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, सारे हैं, ये याद करवाने की जरूरत नहीं है। प्रमाण, प्रमाण अपन ममय मुपक वाले ट्रिक में देख लेंगे, ज्यादा याद नहीं रखना, अपने को पता ही है। रस 9 अंजलि प्रमाण होता है, रक्त 8 अंजलि प्रमाण होता है, मेद 2 अंजलि होता है, मज्जा 1 अंजलि होता है, शुक्र आधा अंजलि होता है। नहीं याद हो तो भी अपन ट्रिक से याद कर लेंगे। कर्म क्या होता है? रस का प्रेरणन होता है, रक्त का जीवन होता है, और मांस का जो होता है लेपन होता है, और क्या बोलते हैं, मेद का स्नेहन होता है, अस्थि का धारण होता है, मज्जा का पूर्ण होता है, और शुक्र का क्या होता है? गर्भ उत्पादन होता है, ठीक है ना। और देखते हैं, तो रस जो होता है तुष्टि, रक्तों की पुष्टि करती है। रस जो होता है तुष्टि का, तुष्टि कर्म करने का करता है, और आगे वाली धातु की पुष्टि करता है। तो आगे वाली धातु की पुष्टि तो सब में आ जाएगा, तो ये तो अपने को याद नहीं रखना है। रक्त क्या करता है? वर्ण का प्रसादन करता है, और आगे वाली धातु मतलब किसका? मांस की पुष्टि करता है। मांस क्या करता है? शरीर की पुष्टि करता है, और आगे वाली धातु मतलब मेद की पुष्टि करवाने का काम करता है। मेद क्या करता है? स्नेहन, स्वेदन, दृढ़त्वम। एक दृढ़त्वम याद रखना, दृढ़त्वम किसका कर्म होता है भैया? मेद धातु का। शरीर को दृढ़ बनाने का काम कौन करता है? मेद करता है, ठीक है ना। तो स्नेहन स्वेदन तो याद हो जाता है कि ये मेद चर्बी या पेट वाले से स्नेहन स्वेदन होता है। दृढ़त्वम भी किसके द्वारा होता है? मेद के द्वारा होता है। अस्थि क्या करती है? आगे वाली धातु मतलब मज्जा की पुष्टि करती है, ठीक है ना। मज्जा क्या करता है? प्रीति, बल, स्नेह, शुक्र पुष्टि याद है अपने को। और शुक्र का तो श्लोक याद है, प्रीति देहम, प्रीति देह बलम हर्षम धैर्यम चौनम, ऐसे करके अपन श्लोक याद करते हैं, ठीक है ना। सारा का सारा याद है, बस अपने को आंखों के सामने से निकालना है कि वापस से याद आ जाए। चलो, और क्या लिखा है? रस जो होता है क्या करता है? तुष्टि करता है, मांस शरीर की पुष्टि करता है, मेद क्या करता है? दृढ़ोत्तम। ये तीन चीजें ही अपने को इंपॉर्टेंट याद रखनी है, पेपर में यही आती है, ठीक है ना। रस क्या? तुष्टि करने का कर्म करता है, मांस पूरे शरीर की पुष्टि करने का काम करता है, और मेद क्या करता है? शरीर को दृढ़ करता है, दृढ़त्व करने का काम करता है। चरक के अनुसार रसादी का ओज प्रमाण तो अपन ने ट्रिक लिख लेंगे, ममय मुपी लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है, मैं इसको सीधा कर देता हूँ। यहाँ पे कर देते हैं, ऐसे अपन ने ट्रिक पढ़ते हैं ना, म मे व मु पी क, क्या हो गया? ठीक है ना, ममेव मुपीक और पुररज, ऐसे करके अपन याद करते हैं, ठीक है। म से क्या आ जाएगा अपना? मज्जा, मज्जा इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ऐसे करके अपन ने पूरा लिख लिया। फिर मज्जा 1 अंजलि प्रमाण होता है, मेद 2 अंजलि प्रमाण होता है, वसा 3 अंजलि प्रमाण होता है, मूत्र 4 अंजलि प्रमाण होता है, ठीक है ना। मूत्र के साथ यहाँ पे आर्तव भी लिख देंगे, तो आर्तव भी कितना हो जाएगा? 4 अंजलि प्रमाण हो जाएगा। फिर पी से अपना क्या? पित्त जो है, म में व मु पी, कहाँ पित्त जो है अपना कितना? 5 अंजलि प्रमाण हो जाएगा।
क से क्या, कफ अपना 6 अंजलि प्रमाण हो जाएगा। पूरिश कितना, 7 अंजलि प्रमाण हो जाएगा। फिर र से कौन पहले आएगा, ठीक है ना। तो अपने को रक्त पहले लेना है, तो रक्त जो होता है वो कितना, 8 अंजलि होता है, और रस जो होता है वो कितना होता है, 9 अंजलि होता है, और आखिरी में जल जो होता है वो कितना होता है, 10 अंजलि होता है, ठीक है। ये अपने को ममेव मूपिक पूर्वज फर्स्ट ईयर से ट्रिक याद है, ठीक है ना। फिर इसके अतिरिक्त कौन कौन सी, तो आर्तव का मैंने बता दिया, आर्तव की 4 अंजलि प्रमाण होती है, स्त्रियों में बस होता है, और 4 अंजलि प्रमाण का ये होता है, ठीक है। और स्तन जो होता है, तो स्तन कितने होते हैं, एक और एक, दो होते हैं, तो स्तन का प्रमाण कितना होता है, 2 अंजलि होता है, ठीक है ना। बाकी आधा अंजलि और किस किस का होता है, तो आधा अंजलि शुक्र का मेनली होता है, शुक्र के साथ साथ अपर ओज का प्रमाण भी आधा अंजलि होता है, और मस्तिष्क का भी होता है, ठीक है ना। मास करके ट्रिक याद कर लेना, आधा अंजलि जो होता है ना, मस्तिष्क, अपर ओज और शुक्र, ये चारों तीनों क्या होते हैं, आधांजलि प्रमाण के होते हैं। फिर अरुण दत्त, सॉरी, पर ओज का प्रमाण कितना होता है, तो पर ओज 8 बिंदु होता है, लेकिन अरुण दत्त बोलते हैं कि पर ओज थोड़ा सा और कम होता है, अरुण दत्त बोलते हैं पर ओज की कितनी मात्रा होती है, 6 बिंदु होती है, ठीक है ना। तो अपन ने मात्रा देख लिया ना, इजी क्वेश्चन, ज्यादा डीप नहीं पूछेगा एमपीपीएससी ना, बहुत इजी वाला क्वेश्चन पूछेगा, तो यही पूछेगा ना। पिछली बार शायद आर्तव की मात्रा, आर्तव या स्तन दोनों में से एक की मात्रा पूछी थी एमपीपीएससी 2022 में ना, आर्तव का कितना प्रमाण होता है, 4 अंजलि आंसर था उसका। तो ऐसा ही इजी सा क्वेश्चन पूछेगा, मम्मी मुपिक पूरा कोड से अपना बन जाएगा। चलो, सुश्रुत ने दोष धातु मलों का अंजलि प्रमाण नहीं बताया है, वो बोलते हैं कि यार प्रमाण नापना बेवकूफी, भाई सब लोगों में अलग अलग होता है। भाव प्रकाश ने धातुओं में क्या बताया है, कौन कौन सा महाभूत रहता है, तो रस में क्या रहता है, सबको पता है, रस में जल रहता है, रक्त में अग्नि रहता है, मांस में क्या रहता है, पृथ्वी रहता है, मेद में क्या रहता है, जल प्लस पृथ्वी रहता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अस्थि में क्या रहता है, पृथ्वी भी रहती है, वायु, तो अस्थि को मैंने ऐसे याद करना ना, सॉलिड पार्ट है ये, ठीक है ना, इसके अंदर थोड़ी वायु, अस्थि में तो आश्रय भाव से वायु रहती है, और अंदर जो होलो स्पेस रहता है उसमें क्या, मज्जा भरी रहती है, अस्थि के अंदर सबको पता है मज्जा, मज्जा भरी रहती है, तो वो होलो स्पेस कौन बनाता है, आकाश बनाता है, ठीक है ना। तो अस्थि में भाव प्रकाश बोलते हैं, 3 चीज होती है, पृथ्वी, वायु और आकाश, स्पेशल है, ठीक है ना, ये भाव प्रकाश ने बोला है भैया। मज्जा में सबको पता है सोम होता है, शुक्र में भी क्या होता है, सोम होता है, इस सोम की जगह नई ऑप्शन में हो तो जल जल भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है। दलहन भी वही बोलते हैं, रस में क्या होता है, जल होता है। लेकिन अपन ने सुश्रुत का सूत्र स्थान का 14 नंबर का चैप्टर पढ़ा है, उसमें अपन ने देखा था कि रक्त धातु क्या होती है, पंच महाभूत वाली होती है, विद्रासल अपन ट्रिक लिखते हैं ना अपन, अलग अलग जो पांचों महाभूत के गुण हैं, पृथ्वी के कारण विस्तृता होता है, क्या बोलते हैं, द्रवता होता है, राग होता है, सूक्ष्मता होता है, लघुता होता है, ऐसे करके अलग अलग महाभूत के कारण विद्रासल ट्रिक अपन ने देखा था उधर, जब अपन ने शल्य तंत्र पढ़ा था, है ना। तो पंच महा सुश्रुत के अनुसार जो होती है रक्त धातु क्या होती है, पंच महाभूत वाली होती है, रस में जल होता है, बाकी मांस में सेम टू सेम पृथ्वी होता है, मेद में पृथ्वी और जल होता है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है भैया इसमें, ठीक है। पृथ्वी और वायु होता है, ठीक है ना। आकाश सिर्फ कौन मानते हैं, भाव प्रकाश इसमें एक्स्ट्रा, बाकी मज्जा शुक्र जल जल सबके सब यही मानते हैं, ठीक है ना। वर्ण नहीं याद करना है, कोई नहीं पूछता कि किस धातु का वर्ण कौन सा आता है। धातु की उत्पत्ति देखते हैं तो बड़ा बचपन से अपने को श्लोक आते हैं, रस से रक्त की, रक्त से मांस की, मांस से मेद की, मेद से अस्थि की, अस्थि से मज्जा की, मज्जा से शुक्र की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना, सेम टू सेम यही होता है। अब पहला पढ़ते हैं अपन रस धातु। रस धातु, इसकी निरुक्ति क्या होती है, तत्र रसो गतो धातु अरहर गच्छति इति रसो। ऑब्वियसली भैया जो खाना खाने या अपन जो आहरण करते हैं उसके प्रसाद भाग के रूप में जो बनता है उसी को अपन क्या कहते हैं, रस कहते हैं, अरहर गच्छति इति रस। उत्पत्ति आहार रस सारो, सार हीनो मलद्रव, आहार का जो रस भाग होता है, आहार रस का जो रस भाग होता है उससे रस धातु बनती है, और जो हीन भाग होता है उससे मल बनता है, ठीक है ना। रस का कर्म क्या होता है भैया, तर्पयति, वर्धयति, धार्यति, याप्यति, ठीक है ना। तेरी बढ़ती धार यारा, ऐसे करके अपन ट्रिक याद करते हैं, कौन कौन से कर्म होते हैं, तेरी बढ़ती धार यारा, ऐसे करके ना, तो तेरी से आ जाएगा तर्पति, बढ़ती से वर्धयति, धार से धार्यति, और यारा से याप्यति, ऐसे करके 4 प्रकार के क्या रस धातु के कर्म होते हैं, तर्पयति, वर्धयति, धार्यति, याप्यति, ठीक है ना। हालांकि ये पति पति वाले इसके रस धातु के आते हैं, रक्त का तो अलग ही कर्म हो जाता है, इसलिए ये सुश्रुत सूत्र स्थान के 14 चैप्टर में लिख रखे हैं ना, तर्पयति, वर्धयति, धार्यति, याप्यति, तेरी बढ़ती धारिया रहे, किसके रस धातु के कर्म होते हैं। फिर कुछ कुछ स्पेसिफिक टर्म होते हैं, सुश्रुत सूत्र स्थान के 14वें चैप्टर जो शोणित वर्णीय अध्याय उसमें दे रखा है, रसजम पुरुषम विद्यात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, रसजम पुरुषम विद्यात, मतलब रस धातु जो होती है वही निर्धारित करती है कि पुरुष के बनेगा। ऑब्वियसली खाना नहीं खाएंगे तो पुरुष रहेगा क्या, अपन मर जाएंगे ना। तो रसजम पुरुषम विद्यात, रेफरेंस भी याद रखना, किसका टर्म है, सुश्रुत का सूत्र स्थान के 14वें में अपने को लिखा है। रस धातु को दो भेद, हमेशा दो भेद करने वाले कौन है, चक्रपाणी साहब है, तो चक्रपाणी ने यही बताया, एक होता है स्थायी रस, एक होता है पोषक रस, ठीक। अपने को बस रस धातु के भेद किसने बताया, चक्रपाणी ने, यही याद रखना है। भाव प्रकाश ने रस धातु के 3 भेद कर दिए, एक स्थूलांश, एक सूक्ष्मांश, मलांश, नहीं याद रखना पड़ता है ना। चक्रपाणी ने रस धातु के 2 भेद बताए हैं,
भाव प्रकाश ने 3 भेद बता दिए। रस का संवहन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया, आपने सिलेबस में भी ये रस का संवहन कैसे होता है एंड में भी वन पढ़ेंगे। कुछ नहीं, रस धातु का स्थान क्या होता है, हृदय में होता है, बचपन से अपन ने पढ़ रखा है। वहां से व्यान वायु द्वारा रस का परिभ्रमण 24 धमनियों द्वारा से सर्व शरीर में होता है, जिसमें से 10 ऊर्ध्वगामी होती है, 10 अधोगामी होती है और 4 तिर्यक धमनी होती है। अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और अपन ये भी पढ़ते हैं कि जो ऊर्ध्व ऊपर की ओर जाने वाली, तो आग हमेशा क्या होती है, ऊपर की ओर होती है, तो अर्ची संतानवत। ऊर्ध्व वाली कैसी होती है, अर्ची संतानवत होती है भैया। संतनाथ के अब कैसे लिखते हैं उसको, संतनाथवत, ठीक है। फिर जो अधो वाली होती है, तो जल ने हमेशा कहा नीचे की तरफ चलता है, तो जल संतानवत होती है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, तिर्यक शब्द हमेशा क्या होता है, होलो स्पेस में चलता है ना, तिर्यक चलता है, तो शब्द संतानवत। ऐसे करके अपन ने तीनों धमनियां जो सुश्रुत ने बताई थी रस के संबंध वाली 24 से, उनके स्पेशल डिकोड पे पढ़ लेते, ठीक है ना। शब्द संतानवत ये तिर्यक होती है, अर्ची संतानवत ये अध वाली होती है, और जल संतानवत ये, सॉरी, अर्ची संतानवत ये ऊर्ध्व वाली होती है, और जल संतानवत ये अध वाली होती है, ठीक है। स्थूल्य और कार्श में कौन कारण है, तो ये भी सुश्रुत के सूत्र स्थान 25वां का रेफरेंस है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। शरीर के स्थूल्य और कार्श में रस निमित्तज होता है, रसम निमित्ते स्थूल्यम कार्शम, ठीक है ना। सुश्रुत के अनुसार स्थूल्य और कार्श होने में क्या, आहार रस पर निर्भर करता है, वेरी वेरी। धातु की क्षय और वृद्धि किस पे निर्भर करती है, रक्त धातु पे निर्भर करती है, ठीक है ना। देखेंगे अभी अभी आना आगे, ठीक है। तो क्या देखा, क्या टर्म अपन ने पढ़ लिया यहाँ पे, कि शरीर में आचार सुश्रुत के अकॉर्डिंग स्थूलता और कार्शता में विशेष कौन है, आहार रस है या रस धातु है। रस निमित्त में स्थूल्यम कार्शम, स्थूल और कार्श में कौन है, रस है, ठीक है ना। स्वप्नम आहार समुत्पन्न स्थूल्य कार्य, चरक बोलते हैं कि आहार और, सॉरी, स्थूल मोटा या पतला होने में स्वप्न और आहार दोनों है, ठीक है ना। तो निद्रा और आहार दोनों को चरक बोलते हैं, और सुश्रुत केवल बोलते हैं आहार या रस बोलते हैं, ठीक है ना। तो स्वप्न आहार समुत्पन्नो स्थूल्य कार्य विशेषता, तो मैंने ऐसे कोड याद करवाया था, क्योंकि अब श्लोक दे देगा और रिक्त स्थान की पूर्ति करवाएगा। तो चरक ने विशेष बताया है क्या, क्योंकि दो चीज बताई, सुश्रुत अगर एंड में स्थूल कार्य के एंड में विशेष नहीं आ रहा, मतलब ये क्या, केवल रस आ जाएगा, खाली रस क्या करेगा, स्थूल कार्य में निमित्त रहेगा। और आखिरी में अगर विशेष आ रहा है, तो विशेष रूप से दो चीजें होती है, स्वप्न और आहार, ठीक है ना। चरक का स्वप्न और आहार है, स्थूलता और कार्शता में कारण, और क्या बोलते हैं, सुश्रुत का रस है केवल, ठीक है। आ जाते हैं आगे भैया अपन, देहव्रतो यथा आहार स्वप्न सुखोमतम स्वप्न आहार समुत्तम च स्थूल, लिखा हुआ है चरक का यहाँ पे श्लोक, ठीक है ना। चरक सूत्र 21 अष्टोनिंदित अध्याय में चरक के अनुसार स्थूल कार्य में विशेष रूप से आहार और स्वप्न, सुश्रुत बोलते हैं स्थूल कार्य में केवल रस कारण होता है, लेकिन चरक बोलते हैं आहार और स्वप्न दोनों होता है। दूसरी आ जाते हैं रक्त धातु। रक्त धातु जो होता है, क्या होता है, रस का रंजन होकर रक्त धातु बनता है, आगे रंजक पित्त इसको बनाता है, बचपन से अपन पढ़ते आ रहे हैं। निरुक्ति रस रंजने तेन रंजनम राग वर्ण युक्तम राग कृतम च धातु रक्तमिदम, सुश्रुत में लिख रखा है भैया। चरक भी बोलते हैं तेजो रसानाम सर्वेशम मनुजानाम यदुजते पित्तोष्मण रागेण सह, अपन बस यार रस राग को प्राप्त होकर रक्त की उत्पत्ति करता है। स खलवापो रस कहां पर राग को प्राप्त करता है, यकृत और प्लीहा में राग को प्राप्त करता है रस। रक्त रस धातु का यकृत प्लीहा में रंजन हो जाने के कारण वो राग को प्राप्त होता है, रंजक पित्त इसको करता है भैया। गुण, रक्त धातु एक ही, रक्त धातु ही एकमात्र धातु है जो पंचमहादिक होती है, मैंने बता दिया था, विद्रासल करके लिखवाया भी था, ये लिखा हुआ भैया विद्रासल। पृथ्वी के कारण विस्तारता होता है, जल के कारण द्रवता होता है, अग्नि के कारण राग होता है, वायु के कारण स्पंदन होता है, और आकाश के कारण लघुता होता है। एक ही ट्रैक में अपन ने इसको खत्म कर लिया था, विद्रासल, ठीक है। लाइन से अपने को विद्रासल, लाइन से अपने को क्या महाभूत याद ही है, ठीक है ना। बस क्या किया था षाडंगर ने, ये विद्रासल में आखिरी में लघु कर्म की जगह विलय बता दिए, दोनों का मतलब एक ही होता है, इसलिए ज्यादा अपने को ध्यान नहीं देना है, विद्रासल बस याद रखना है। चलो कर्म देखते हैं, तो कर्म देखो अपन ने उसका क्या देखा था भैया, धार्यति पूर्यति और ये सब देखा था। इसका कर्म क्या होता है भैया, रक्त का कर्म सबको पता है भैया, वर्ण का प्रसादन करवाता है, ठीक है ना। अभी ब्लड प्यूरिफायर खाते हैं अपन गोरा होने के लिए, स्किन टोन अच्छी करने के लिए, मांस की पुष्टि करता है और जीवन देने का काम करता है, ठीक है ना। फिर अपने को तद तद विशुद्धम ही रुधिरम बलवर्ण सुखायसा, शुद्ध रक्त जो होता है बलवर्ण सुखायुष्य देता है, चरक का श्लोक है। युक्तिनम प्राणिनः प्राणा शोणित अनुवर्तित, ये अपने को पता है भैया, 3 श्लोक अपन ऐसे याद करते हैं। युक्तिनः प्राणिनम प्राण, देखो प्राणिनम प्राणा वायु के लिए भी आता है और इसके लिए भी आता है, क्या बोलते हैं, रक्त के लिए भी आता है, लेकिन वो कंट्रोवर्शियल है, इसलिए पेपर में ज्यादा देखने को अपने को मिलता नहीं है, ठीक है ना। युनक्ति प्राणिनम प्राणा शोणित अनुवर्तित, ये श्लोक अपने से ये वाला पूछता है,
तन नाशा विनश्यति, जिसके नाश होने पर विनाश हो जाए उसको को ओज बोलते हैं। अपने को तन नाशा विनश्यति वाला श्लोक याद रखना है बस। चलो, लोहितम प्रभम शुद्धम तनेस तनेव च स्थिति, ये वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। तनस तनेव च स्थिति अपने से पूछता है कि जिसके होने से ही शरीर की स्थिति होती है, शरीर अपना है, मतलब ये रक्त है, रक्त में शरीर की स्थिति होती है। ऐसा श्लोक किसका है? तो अष्टांग हृदय का। और किसके लिए ऐसा पूछा जाएगा? तनस तनेव च स्थिति किसके लिए आया है? तो रक्त के लिए आया है। तन नासन विनश्यति किसके लिए आया है? ओज के लिए आया है। दोनों अपने को याद रखना है। तनस तनेव च स्थिति रक्त के लिए आया है, तन नाशा तन नाशा विनश्यति ओज के लिए आया है। ठीक है, फिर आते हैं रक्त की परिभाषा। तो रक्त की परिभाषा सुश्रुत ने दी हुई है, रंजिताम तेजसाम तो आपम शरीर देहिनाम अव्यापन्ना प्रसन्न रक्त। सबको पता है ना कि रंजित पित्त या उससे तेज से सॉरी रंजक पित्त के तेज से जो शरीर में जो शरीरस्थ रस धातु होती है, जो राग को प्राप्त होती है, आगे चल के क्या बना देती है? रक्त धातु का निर्माण कर देती है। ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा भैया। विशुद्ध रक्त का स्वरूप, विशुद्ध रक्त का स्वरूप आचार्य चरक ने बताया। सब अपने को बचपन से पता है भैया। क्या पता है? तपनीय इंद्र गोपाभम, तपनीय होता है इंद्र गोप के समान। पद्म आलक सन्निभम, पद्मालक के सन्निभम, और गुंजा फल सवर्णम, ये सब क्या होता है? शुद्ध रक्त के लक्षण होते हैं। ठीक है ना। फिर और एक चरक ने एक बार और बताया भैया, क्या क्या सॉरी सुश्रुत ने एक बार बताया, क्या बताया? कि इंद्रगोप के समान। ठीक है, इंद्रगोप प्रतीकाशम असहतम अविवर्णम, असहत अविवर्ण, इसी को अपन प्रकृतिस्थ शुद्ध रक्त जानते हैं। ये भी अपने को पता है भैया कि इंद्रगोप वीरभौटी के वर्ण का विविध, विविध लिखा है, अविविध वर्ण आता है उसमें। ठीक है ना। और असहत, ठीक है, तीनों क्या होता है? शुद्ध रक्त के लक्षण होते हैं। वाग्भट का भी सेम टू सेम होता है। मधुर लवण किंचितम शीतोष्णम असहतम पद्मेन्द्री गोपावम हेम अविशेषक लोहितम। ठीक है ना, सेम टू सेम बताया, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, अपने को सारा पता है कि शुद्ध रक्त कौन सा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध रक्त का लक्षण नहीं है, ऐसा पूछेगा, आसानी से अपन पहचान ले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आती है रक्तज रोगों में कि रक्तज विकारों को गायन कैसे करते हैं अपन? तो अनुपशय से करते हैं, पढ़ते आ रहे हैं अपन। ठीक है ना, रटा हुआ है अपने को, निदान स्थान में अपन ने पढ़ रखा है चरक के, कि रक्तज रोगों का जो निदान होता है कैसे करते हैं अपन? अनुपशय से करते हैं। तो कहीं जो रोग किसी चीज से ठीक नहीं हो रहा, मतलब वो कौन सा विकार है? रक्तज विकार है। रक्त की महिमा अपन ने देखा है भैया, देह से रुधिरम मूलम, देह का या रुधिर, ये श्लोक अपने को याद है ना, देहस्य रुधिरम मूलम रुधिरम धारयति तस्माद यन रक्षितम रक्तम जीविति स्थिति। सुश्रुत के 14 वाला श्लोक होता है देहस्य रुधिरम मूलम। ये रेफरेंस पूछा गया है किसी एग्जाम में। ठीक है ना, रेफरेंस पूछता है कि ये श्लोक किस आचार्य का और किसके लिए कहा गया है? तो देहस्य रुधिर मूलम आचार्य सुश्रुत ने कहा गया है। किसके? रक्त की महिमा के लिए कहा गया है। ठीक है। तेसाम क्षय वृद्धि शोणित निबद्ध, तो मैंने बता दिया था भैया, शरीर में स्थूलता कार्शता के लिए कौन? रस जिम्मेदार है, लेकिन धातुओं की क्षय वृद्धि के लिए कौन जिम्मेदार है? शोणित निमित्त होता है। ठीक है ना, तो लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, धातुओं की क्षीणता और वृद्धि में मूल कारण क्या होता है? रक्त होता है। ठीक है, शरीर की क्षय वृद्धि में रस होता है, और धातु की क्षय वृद्धि में कारण कौन होता है? रक्त होता है। ठीक है, रक्त के बारे में फिर देख लेते हैं क्या क्या अपन ने पढ़ा था भैया। पंचमहाभूत वाली है, विद्रासल वाला श्लोक, क्या यकृत प्लीहा में राग को प्राप्त होता है। फिर इसके लक्षण देख लिए, स्पेशल वाला श्लोक भी देख लिया इसका, युनक्ति प्राणिनम प्राणित वाला, तनस्तन स्थिति देख लिया। फिर परिभाषा इंपोर्टेंट नहीं थी, तपनींद्र गोपावम पद्मालक सन्निभम वाला अपने को याद है, गुंजा फल सवर्णम वाला। ठीक है ना। फिर रक्तज विकारों को ज्ञान काय से? अनुपशय से होता है। और फिर देहस्य रुधिरम मूलम, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है भैया, देहस्य रुधिरम मूलम वाला, कि कौन सा आचार्य अपने से पूछता है कि किसके लिए कहा गया है? तो सुश्रुत ने किसके लिए कहा गया है, कहा है? रक्त धातु के लिए कहा। चलो अब मांस धातु आ जाते हैं फटाफट अपन। मांस धातु क्या बोलते हैं भैया अपने? रसाद रक्तम ततो मांसम, पता है मांसपेशी कैसे बनती है? रस से रक्त और तदंतर रक्त से मांस की उत्पत्ति होती है। वायु अमृत तेजसाम रक्त ऊष्मणा च अभिसंयुक्तम स्थिरता प्राप्त। अपन ने जब चरक सुश्रुत लेना, सुश्रुत सूत्र जब अपन 15वां चैप्टर अपन ने पढ़ा था, तो उसमें कौन कौन से महाभूत से कौन कौन सा ये बनाते थे ना, तो किस किस से? वायु, ठीक है, जल और अग्नि, है ना, इन तीनों से जो होता है, दो तीन, अरे ये मांस मेद और ऐसे करके अलग अलग उसमें बोला था। ठीक है ना, वायु अम्बु तेजसाम रक्त ऊष्मणा च अभिसंयुक्तम स्थिरता प्राप्त मांस। ठीक है ना, रस और रक्त धातु द्रव में रहती है, परंतु किसकी? देखो, रस और रक्त धातु अभी तक लिक्विड थी, लेकिन इसमें कौन कौन सा? वायु, जल और तेज,
इन तीनों की अग्नि क्रिया से मांस धातु काय को घनत्व को प्राप्त होती है ना। तो मांस को याद रखना, बीच वाली मांस में वाली है 2, 3, 4 ऐसे करके याद रखना। ये तीनों जो बीच वाले महाभूत होते हैं कौन कौन से, अपने वायु, अग्नि और जल, ठीक है ना। किसको, पृथ्वी और शब्द को छोड़ के, पृथ्वी और आकाश को छोड़ के जो तीनों वाली चीज होती है बीच वाली, ये किसको करती है। हालांकि जब अपन चरक देखते हैं तो मांस धातु जो होती है बिना पृथ्वी के बन ही नहीं सकती ना सॉलिड वाले में, लेकिन सुश्रुत का लिखा है, हालांकि पेपर में नहीं आता, वहां पे ऐसा श्लोक लिखा है तो अपन इसलिए पढ़ लेते हैं, ठीक है। बिना पृथ्वी के मांस धातु बन ही नहीं सकती ना, सॉलिड होती है तो, ठीक है। ऐसा वाला वहां पे ट्रैक लिखा होगा अपन ने, ठीक है ना। मांस जो होती है 2, 3, 4, मेद जो है ओनली 3, 4 और अस्थि जो है 3, 2, 5। ये बहुत डीप एआईपीजीटी लेवल का है, अपने को नहीं पढ़ना, मतलब नहीं पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा, है ना। आचार्य सुश्रुत ने जब धातुओं का निर्माण बताया हुआ है तो वहां पे ऐसे ऐसे वो बताए गए हैं कि कौन कौन से महाभूत से कौन कौन सी धातुएं बनती है, ठीक है। फिर कर्म से देखो, अपने को इजी आएगा एमपीपीएससी में क्वेश्चन कि शरीर पुष्टि किसका कर्म होता है। तो शरीर अपन ने फिर से रिवीजन कर लेते हैं भैया। तुष्टि रस धातु का कर्म होता है, वर्ण प्रसादन रक्त धातु का होता है, और शरीर की पुष्टि वेरी वेरी इंपोर्टेंट किसका कर्म होता है, मांस धातु का। शरीर को दृढ़ता प्रदान करना दृढ़तम किसका है, मेद धातु का है, ठीक है ना। यही इन तीन से ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो अपन ने देख लिया शरीर पुष्टि किसके द्वारा होता है, मांस धातु के द्वारा हो रहा है, ठीक है। अब आते आते मेद धातु पे। मेद धातु मांस से मेद की उत्पत्ति होती है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है। अथरेसु सर्वेसु सरक्तम मेदम उच्यते, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। देखो स्थूल अस्थियां जो होती है मोटी वाली उसमें क्या होती है, मज्जा होती है, लेकिन शेष सभी अस्थियों में सरक्त मेद होता है। तो याद रख लेना, स्थूल अस्थियों को छोड़ के जो अन्य सारी अस्थियां होती है, मतलब जो सूक्ष्म अस्थियां होती है, उनमें सरक्तमेद, पूरा टर्म याद रखना, सरक्तमेद ही आएगा, ठीक है ना। तो सूक्ष्म अस्थियों में क्या होता है, सरक्तमेद होता है, और स्थूल अस्थियों में क्या होता है, मज्जा होता है, अपने को पता है ये, ठीक है। मेद का कर्म क्या होता है, मेद स्नेह श्वेत तुम लोग बना लोगे, दृढ़तम अपने को याद रखना है, और अस्थि की पुष्टि करना है ना। तो तीन कर्म फिर से, तुष्टि कर्म रस धातु करती है, शरीर की पुष्टि मांस धातु करती है, और दृढ़ोत्तम कौन करता है, मेद धातु करता है। अंग प्रत्यंगों एवं समस्त शरीर का स्नेहन करना, उन्हें दृढ़ करना, श्वेत को उत्पन्न करना, अस्थि धातु की पुष्टि करना, ये सभी किसके, मेद धातु के कार्य, ठीक है। मेद की कर्म क्या होता है, दृढ़ोत्तम होता है, ये क्वेश्चन आता है अपने बार बोलता है। अब अपन देखते हैं क्या देखते हैं, अस्थि धातु देख के बारे में देखते हैं, ठीक है ना। फिर मेद से अस्थि की, मेद धातु से अस्थि की उत्पत्ति होती है। अस्थिनाम देह धारणम, मज्जा पुष्टि, देह का धारण करता है और मज्जा की क्या करता है, पुष्टि करता है। ऑब्वियसली देह धारण स्केलेटल ही करता है ना, तो देह धारण किसका कर्म होता है, अस्थि धातु का। शरीर को धारण करना और मज्जा धातु की पुष्टि करना, ये दो इसके क्या होते हैं, अस्थि धातु के मुख्य कर्म होते हैं। अस्थिनाम न विनेशति साराण ये तानी देही नाम, दो बार मैंने श्लोक लिख रखा है, पता नहीं याद नहीं आ रहा, कुछ लिख रखा है तो इंपोर्टेंट ही होगा ना। अस्थिनी न विनश्यति सारीण्यतानी देहिनाम, मतलब अस्थि के बिना कुछ, चलो कुछ तो लिखा हुआ है, पता नहीं क्या है, भूल गया। चलो मज्जा धातु देखते हैं। मज्जा धातु क्या होती है, अस्थि से मज्जा धातु की उत्पत्ति होती है। स्थूल अस्थितु विशेषणम मज्जम तव, देखो ये श्लोक पूरा ऐसा है ना, स्थूल अस्थितु विशेषणम मज्जम तन आभ्यंतर आश्रिता अथरेतु सर्वेशु सरक्तम मेदम उच्यते, ऐसा करके पूरा श्लोक होता है कि स्थूल अस्थियों में विशेष रूप से क्या होती है, मज्जा होती है, और सूक्ष्म अस्थियों में क्या होता है, सरक्त मेद होता है, ठीक है ना। सुश्रुत में जब कलाएं पढ़ते हैं अपन, सुश्रुत शारीर चार प्रकृति वाले चैप्टर में, तो वहां पे श्लोक आता है, ठीक है ना, कि स्थूल अस्थियों में विशेष रूप से मज्जा होता है, और इसके अतिरिक्त जितनी भी छोटी अस्थियां होती है उसमें क्या होता है, सरक्त मेद होता है। एक एक मिनट यार, जलपान कर लिया जाए फिर करते हैं। चल, कर्म क्या होता है मज्जा धातु का, तो मज्जा क्या करती है, स्नेह करती है, बल देती है, शुक्र की पुष्टि करती है, और अस्थि का पूर्ण करती है। तो फिर से रिवीजन कर लेते हैं भैया। देखो पूर्ण, वैसे अस्थि पूर्ण आता है, लेकिन पूर्ण कर्म जो होता है तीन कर्म का हो, तीन चीजों का होता है। किस किस का होता है, प्राण वायु करता है पूर्ण, और क्या करती है, मज्जा धातु करती है। हिमांशु जरा बता ना, कौन सा कफ करता है पूर्ण कर्म।
तर्पक कफ करता है, ठीक है ना। ये पूर्ण कर्म जो होता है कितने 3 चीजें अपने काम करती है, कल भी अपन ने देखा था कि क्या क्या करता है, ठीक है। फिर अपन देखते हैं क्या बोलते हैं, शरीर में प्रसन्नता बलवान, हिंदी नहीं देखना है। मस्तिष्क सिरस्थो मज्जा मस्तिष्क सिर, अभी अच्छा क्या बोलते डलहना, डलहना का याद रखना है, देखो चक्रपाणी का तो भले छोड़ सकते हैं। मस्तुलुंगो विलीन घृताकारो मस्तक मज्जा, इस ये सब जो अपना होता है ना, मस्तुलुंग विलीन कारो घृत मस्तक मज्जा डलहन कटा में रेफरेंस बस याद रखना कि जो मज्जा धातु है उसको मस्तुलुंग विलीन कारो मस्तक मज्जा, मतलब जो अपने मस्तक में या सिर में भरा हुआ घृत के समान होता है। तुम तो बस इस रेफरेंस याद रखना, मस्तुलुंगो विलीन घृत आकारो मस्तक मज्जा किसका है, दलहन का है। तो कैसे याद रखेंगे, मस्तुलिंग घृत कारो वाला आ रहा है ना, तो डालडा घी अपन पढ़ते हैं, डालडा घी, डालडा से क्या आ जाएगा, दलहन आ जाएगा, ठीक है ना। ये मस्तुलुंगो विलीन कारो मस्तक मज्जा वाला किसका श्लोक है, दलहन का है, ठीक है। अरे यार वो क्या बोलते हैं, फिर से मेरा ये BHU का वाईफाई है हिमांशु, उसमें से अगर मैं वो हो जाऊं, बाहर हो जाऊं लोगों तो बता देना। फोन से कनेक्ट करना भूल गया था। शुक्र धातु पढ़ते हैं। शुक्र धातु की उत्पत्ति मज्जा से होती है भैया, मज्जा धातु से शुक्र धातु की उत्पत्ति होती है। आहार परम धाम शुक्रम, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। देखो अपने से MP PSC में, देखो PSC का ही क्वेश्चन लिखा हुआ मैंने ना, PSC बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है अपने से ना, अपने लिए प्लस पॉइंट की बात है। अगर अपन ने अच्छे से बेसिक्स थोड़ा भी पुराना पढ़ा होगा तो अपने से बन जाएगा, ठीक है ना। आहार से परम धाम शुक्रम, ऐसा अपने से पूछेगा ये किसके लिए कहा गया है, तो अपन बोल देंगे भैया कि आहार का परम धाम शुक्र होता है। चरक का रेफरेंस है, चरक ने कहा गया है, कौन से चैप्टर में कहा गया है, राज्य ने जब क्षय जन्य राजस्मा के बारे में पढ़ाया गया है वहीं पे ये बोला गया है। तो आहार से परम धाम डेस डिस डिस आएगा, तो आहार का परम धाम क्या होता है, ऊर्जा आता है ऑप्शन में, उसको काट देना अपने को, शुक्र लगाना है। आहार का परम धाम क्या होता है, शुक्र होता है। तद आत्मनम क्षयो स्तम फलाना ढिम का मरणम व निश्चित, कुछ याद रखना, चरक निदान 6 का रेफरेंस है राजस्मा वाले चैप्टर का, और आहार का परम धाम क्या होता है, शुक्र होता है, इतना बस अपने को याद रखना। शुक्र ही आहार का परम धाम है, सर्वश्रेष्ठ परिणाम। शुक्रम ध्येयम च्यवनम प्रीति देह बलम हर्ष विचार्थम च, श्लोक अपने को याद है। शुक्र क्या करता है, धैर्य च्यवन प्रीति देह बल हर्ष ये सब करता है, ठीक है ना। शुक्रात गर्भ प्रसाद, शुक्र जो होता है गर्भ का शुक्र गर्भ की उत्पत्ति करवाता है, प्रसाद भाग के गर्भ को निर्माण करवाता है, ठीक है ना। सारी की सारी धातुएं देख ली अपने से, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है। हाँ, भेल ने शुक्र का प्रमाण कितना बताया भाई, वैसे शुक्र का प्रमाण कितना होता है अपन ने पढ़ा, शुक्र का प्रमाण आधांजलि होता है, कितना होता है आधांजलि, लेकिन एक मात्र थे भेल। ये भेल ने 2-3 चीजें एक्स्ट्रा बताई है भैया, ये भेल बोलते हैं कि शुक्र का प्रमाण थोड़ा ज्यादा होता है, क्या एक अंजलि होता है। तो मैंने बताया था भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो कंपनी है भोपाल में, वहां के लोग जो होते हैं ज्यादा शुक्रल होते हैं, उनमें शुक्र ज्यादा पाया जाता है उनमें, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, अलग रहते हैं भोपाल साइड से, ऐसा करके कुछ बना ले, ठीक है। अब आते हैं शुद्ध शुक्र के लक्षण। शुद्ध शुक्र के लक्षण क्या होते हैं, सबको अपने को पता भैया। पहले तो एक चीज बता दो, तीनों ने मधुर गुण कॉमन माना है कि शुक्र जो होता है क्या होता है, मधुर होता है। बाकी सुश्रुत बोलते हैं स्फटिकाभम द्रव स्निग्धम मधुरम मधुगंधी च शुक्रम इच्छितम केचितम तेल छोद्र निभम, ठीक है ना। अब ये नहीं पूछा जाएगा कि किस आचार्य ने कौन सा गुण माना है शुक्र का, ऐसा नहीं पूछा जाता, इतने साल से अपन पेपर देते आ रहे हैं, बस अपने से पूछेगा निम्नलिखित में शुद्ध शुक्र का लक्षण कौन सा नहीं है, इन सब में से एक कोई सा ऐसा दे देगा जो अपन पहचान लेंगे। चरक भी बोलते हैं स्निग्ध होता है शुक्र, घन पिच्छल होता है, मधुर अविदायी होता है, रेतम शुद्धम बीजानियत भवित स्फटिका सन्निभम, ये भी बोलते हैं कि स्फटिका सन्निभम होता है, मिलता जुलता ही बोलते हैं। वाग्भट भी सेम हम बोलते हैं, शुक्र शुक्ल होता है, गुरु होता है, स्निग्ध मधुर बहल होता है, घृत माक्षिकम तेलाभम। फिर अगर तुम्हें डिफरेंशियल करना ही है तो क्या करेंगे, एंड वाला ये करेंगे भैया। सुश्रुत के चरक क्या बोलते हैं, कोई स्पेशल ये नहीं बोलते हैं, पहले नंबर पर चरक आते हो तो केवल एक बोलते हैं, स्फटिका सन्निभम से इसका श्लोक एंड होता है। सुश्रुत वाले का 2 से एंड होता है, तेल और छोद्र से नहीं, क्योंकि दूसरे नंबर पर आते हो। 30 नंबर पर वाग्भट आते हैं, इनका घृत माक्षिक और तेल 3 पे एंड होता है। श्लोक पहचानने की ट्रिक होती है ना, अगर भूल भी जाए कि कौन सा किसका श्लोक है, आ जाए पेपर में, तो स्फटिका सन्निभम जो एक एक वाले स्पेसिफिक से एंड हो रहा है वो चरक का है, तेल छोद्र दो सॉरी हाँ तेल छोद्र 2 वाले से एंड हो रहा है वो किसका, सुश्रुत का है, और घृत माक्षिक तेलवम 3 वाले से एंड हो रहा है वो किसका है, वाग्भट का है। ऐसा अपन ने देखा था 1 2 3 ऐसे करके कुछ ट्रिक उस समय देखा था, हालांकि इतना डिटेल नहीं पूछेगा, अपने को शुद्ध शुक्र के लक्षण भी याद है। शुक्ल वर्ण का बोलते हैं चरक वाग्भट दोनों बोलते हैं, स्फटिका चरक सुश्रुत दोनों बोलते हैं, तेल छोद्र निभम सुश्रुत बोलते हैं, तेल छोद्र के साथ साथ माक्षिक अगर ऐड कर दे तो वो क्या वाग्भट हो जाएंगे। विस्त्रगंधी कौन बोलते हैं, शुक्र को चरक बोलते हैं, मधुरगंधी कौन बोलते हैं, सुश्रुत बोलते हैं, ठीक है ना। सुश्रुत मधुर गंधी बोलते हैं, मधुर नहीं मधुगंधी होगा, मधुर लिखा मधुगंधी बोलते हैं सुश्रुत, ठीक है।
चरक चिकित्सा 2 में शुक्र को फलवत शुक्र कहा गया है। ठीक है, ये सब अपने को नहीं पढ़ना इतना डिटेल। अब आते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है ना। अपना चरक जब पढ़ते हैं तो चरक सूत्र 18 में दे रखा है अपना कि रस धातु प्रदोषज विकार, सॉरी चरक सूत्र 28 में धातु प्रदोषज विकार दे रखे हैं, उनकी चिकित्सा दे रखी है। तो कैसे करते हैं, रस प्रदोषज विकार कौन कौन से होते हैं, बहुत सारे अपने को पता है। उनकी चिकित्सा क्या करते हैं अपन, लंघन से करते हैं ना। तो रस जाना नाम विकाराणाम सर्वम लंघन औषधम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला अपन ने देख लिया कि रस धातु के जो विकार है उनकी चिकित्सा कैसे करेंगे, लंघन से करेंगे। रक्त धातु वाली कैसे करेंगे, श्लोक अपने को याद है, कुरियात शोणित रोगेशु रक्त पित्त हरि क्रिया। पहले तो अपन ने क्या किया, रक्त पित्त हरि क्रिया करेंगे। उसके अतिरिक्त विरेचन, उपवास और रक्त मोक्षण, 4 चीज अपन करेंगे। ठीक है ना, क्या क्या करेंगे, कुरियात शोणित रोगीसु रक्त पित्त हरि क्रियाम विरेकम उपवासम श्रावण शोणित करके अपने को श्लोक याद है। फिर भी अगर नहीं याद है तो रिकॉल अपन करेंगे। पहले तो रक्त पित्त हरि क्रिया करेंगे, विरेचन देंगे, उपवास देंगे और रक्त मोक्षण। ये 4 कर्म अपन किसमें करेंगे, रक्त प्रदोषज विकार की चिकित्सा में करेंगे। ठीक है ना, याद है अपने को। फिर आ जाते हैं मांस धातु प्रदोषित विकार में। तो मांस जाना नाम तू संशुद्धि शस्त्र क्षार, सबको पता है संशुद्धि मतलब मांसज जो विकार है उसमें अपने को संशोधन करवाएंगे, शस्त्र क्षार अग्निकर्म कराएंगे। ओब्वियसली शस्त्र क्षार अग्निकर्म किसमें, मांसज रोग में करवाएंगे ना। मांस में तो शस्त्र क्षार अग्निकर्म कर सकते हैं, सूचर कटिंग वटिंग किसको करके, मांस को ही करते हैं भाई, और किसको कर पाएंगे क्या। मेद, मेद की चिकित्सा जो अष्टनिंदित रोग की चिकित्सा है वो बहुत ईजी है भैया, पढ़ना ही नहीं, बस उधर उसके मत्थे डाल देना है कि वहां पे करना है। अस्थि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अस्थि आश्रम व्याधि नाम, अस्थि आश्रम व्याधि नाम पंचकर्मणा भेषजम। क्या करना है भैया, पहले तो पंचकर्मा देता है, और पंचकर्म में भी विशेष रूप से तिक्त घृत से साधित वस्ती अपन उसको देंगे। किससे, तिक्त साधित क्षीर सर्पी से अपन उसको वस्ती देंगे, है ना, पता है अपने को। तो अस्थि आश्रित व्याधियों के लिए पंचकर्मा चिकित्सा करेंगे, और पंचकर्मा में भी कौन सा, विशेष रूप से तिक्त घृत से साधित क्षीर सर्पी से क्या देंगे, वस्ती देंगे। ठीक है, शुक्र और मज्जा की एक जैसी चिकित्सा बताई गई है। क्या बताई गई है भैया, शुक्र और मज्जा। देखो सबसे पहले तुम व्यायाम करवाओ उनको, व्यायाम और व्यवहार करवाओ, यथाकाल संशोधन करवाओ। तो संशोधन मांस वाले में संशुद्धि टर्म आया, और यथाकाल संशोधन किसमें, शुक्र मज्जा शुक्र में आया। मधुर तिक्त औषध और अन्न, देखो वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। क्या है, शुक्र और दोनों अपन ने जब रस इनमें भी देखा तो तीनों में सोम 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 गुण है इन दोनों। क्या है, सोम सोम। सोम जो होता है कौन बढ़ाता है, मधुर बढ़ाता है ना। तो मधुर तिक्त औषध से सेवन अन्नपान देना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो मज्जा और शुक्र में क्या क्या देखा अपन ने, व्यवाय व्यायाम करवा देंगे, यथाकाल संशोधन करवा देंगे, और मधुर तिक्त द्रव्यों से सिद्ध औषध और अन्नपान का सेवन अपन उससे करवाएंगे। ठीक है, तिक्त घृत या तिक्त रस से सिद्ध क्षीर सर्पी सी वस्तियां किसमें देंगे, अस्थियाश्रित रोगों अस्थि धातु प्रदोषित विकार में देंगे, और मधुर तिक्त औषध से सेवन अन्नपान और आहार और औषध किसमें देंगे, मज्जा और शुक्र प्रदोषित विकारों की चिकित्सा में देंगे। ठीक है ना। प्रदोषित विकार भी बहुत बहुत होते हैं, अपन ने उधर देखे थे, वहां पे यहाँ लिखा नहीं है लेकिन देखेंगे। चल, अब धातु पोषण क्रम न्याय होते हैं, तो कौन कौन सा होता है अपने को सब पता है भैया। क्षीर दधि न्याय किसका है, दृढ़बल का है भैया। केदारी कुल्य न्याय किसका है, सुश्रुत का है। खले कपूर न्याय किसका है, भाव प्रकाश का है। और एक काल धातु पोषण किसका है, अरुण दत्त का है। ठीक है ना। उस समय तो याद था, इस समय तो सब उड़ गया है। याद करने की कोशिश करते, देखो क्षीर दधि न्याय जो होता है ना, ऐसे ही याद था कि कुछ था। क्या, स्वाति पटेल के पास अच्छी वाली ट्रिक है इसकी एक। स्वाति पटेल की बात अलग है भाई। क्या हो गया, ट्रिक बता, वो अच्छी वाली, वो वाली। अब मैंने जैसे याद किया तो वो बता देती हूँ मैं। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, तुम लोग बताओ जब तक मैं हाँ सुसु करके आ जाता हूँ। ठीक है, तुम देखो बताओ, मैं म्यूट कर रहा हूँ तो स्वयं को। हाँ ठीक है। क्षीर और दूध, दूध क्षीर खाने से, सॉरी क्षीर और दही खाने से क्या होता है, दृढ़ता आती है ना शरीर में, तो शरीर क्या हो जाता है, दृढ़ हो जाता है, तो दृढ़ बनने बोला है। ठीक है, फिर केदारी कुलियाना को कैसे याद कर लेंगे, सूकेदार करके याद कर लेंगे, डायरेक्ट सूकेदार। फिर खले कपूत न्याय का क्या हो जाएगा, भाव प्रकाश है ना, तो खुले आसमान में, खुले आसमान के प्रकाश में क्या उड़ते हैं, कबूतर उड़ते हैं, तो खले कपूत न्याय भाव प्रकाश ने दिया है। फिर इधर क्या लिखा है, एक काल धातु पोषण न्याय, तो इधर क्या लिखा है एक, और इधर क्या है अरुण दत्त, तो यहाँ पे क्या है एक मतलब पहला अक्षर, और इधर क्या है आ, पर आ से ही अनार का पड़ता है ना, तो अरुण दत्त ने। ठीक है, दूसरी वो वाली जो थी डीएसपी अरुण,
है वो वाली मुझे नहीं याद है, वो उसमें भूल जाते हैं, कंफ्यूजन। तो इतनी स्लो आवाज क्यों आ रही है? बहुत कम आवाज है क्या? हम्म। इसमें था ना डीएसपी अरुण, दूध दारू खुले एक टाइम ऐसे करके याद याद किया था, इसलिए बोल रहा अब वो मुझे सर ने बताई थी, लेकिन मैं भूल गई वो वाली, मैंने ऐसे ही याद किया है। इससे जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। पटेल। और क्या क्या पढ़ रही तू यार? मैं कुछ नहीं पढ़ रही। एक्स्ट्रा क्या पढ़ रही है भाई? एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ रही, अभी मॉड्यूल था तो वो पढ़ा एक्स्ट्रा, अगर क्या पढ़ा? तंत्र का। अगर तंत्र पढ़ा? अगर तंत्र का पढ़ रही थी यार, बहुत सारे एक्ट। था तेरा वो उसका काम का सिलेबस का? बिल्कुल आवाज नहीं आ रही तुम्हारी मुझे। यार आवाज से क्या हो गया पता नहीं यार, कुछ नहीं कर सकता मैं, छोड़। मुझे ही स्लो आ रही है, सबको स्लो आ रही है। शायद सबको स्लो आ रही हो। हम्म। ठीक है। तुम क्या पढ़ रहे? मैं कुछ नहीं, अनिल जो पढ़ा रहा है वही पढ़ रहा हूँ मैं सब, बस वही और कुछ नहीं। तो अच्छा है ना। वो भेज दिया तूने आज? अभी 8 बजे होगा। दूंगी अभी। क्लास के साथ दे देगी। टेस्ट तो आज का दे ही देती हूँ। आज का पढ़ा, मतलब वो जो सिलेबस का, मैं नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा नहीं है, लेकिन टेस्ट दे दूंगी। टेस्ट देने से पता चल जाता ना कि कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। तब पढ़ना पड़ेगा, मैं चल तो बहुत गलत करती हूँ। अरे गलत करो भाई, गलत करने में मजा है पता है, डिमोटिवेट किसके नहीं होंगे साथ? तो कैसे मजा है? हाँ। अरे साले तू हिमांशु पता है बहुत गलत करने लगा है आजकल। चल तो क्षीर दधी न्याय अपन ने देखा। क्षीर दधी खाने से क्या आता है? बल आता है, तो दृढ़ बल आ जाएगा। केदारी कुल्लिया याद है अपने को, के सु केदार ऐसे करके याद रख लेना था, केदारनाथ जाना सुगम होता है। खले कपोत में अपन ने ऐसी ट्रिक बनाई थी ना, कपोत खले कपोत मतलब कबूतर कहाँ पे प्रकाश में उड़ते हैं या आसमान में उड़ता है, आसमान में प्रकाश रहता है। और एक काल धातु पोषण किसका है? अष्टांग के, अष्टांग हृदय का है ना, तो अरुण उसका क्या है वो है। अब ये इससे क्वेश्चन आता है भैया इसके पर्याय से कि सर्वात्म परिणाम पक्ष किसका अन्य नाम है या किसने दिया है, ऐसा पूछना है। तो सर्वात्म परिणाम पक्ष में सारा का सारा बदल जाएगा, है ना। जितना देखो दूध से दही बनता है ना, तो जितना दूध है उसमें थोड़ा सा दही डालेंगे वो पूरा का पूरा उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो सर्वात्म परिणाम पक्ष किसका पर्याय होता है? क्षीर दधी न्याय का होता है। इसी को अपन क्रम परिणाम पक्ष बोलते हैं, मतलब क्रम से प्रोसेस है ना, एक बार इतना बनाए सारा का सारा आगे चल के क्रमशः उसमें पूरा का पूरा बदल जाएगा, ठीक है ना। तो सर्वात्म परिणाम पक्ष या क्रम परिणाम पक्ष जो होता है उसको किसको बोलते हैं? क्षीर दधी न्याय का पर्याय होता है। केदारी कुल्लिया में नाली बहती है तो इसको अंश अंश मिलता है। केदारी कुल्लिया में जो होती है ना नाली होती है ना, थोड़ा तू ले थोड़ा तू ले थोड़ा तू ले, तो अंशांश कल्पना किसका पर्याय होता है? केदारी कुल्लिया का पर्याय होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आता है क्या? खले कपोत न्याय। खले कपोत न्याय क्या होता है? पृथक परिणाम पक्ष। अरे भैया जिसको देखो ये ऐसा खेत है, इसमें दाने बिखरे हुए और कबूतर बोलेंगे कि आओ अपना अपना दाना चुग लो, तो भाई जो जितना स्किलफुल होगा वो उतने हो ना, तो पृथक पृथक परिणाम, जो जितना उठा पाता है उतना उठा सकता है, ठीक है। फिर एक काल धातु पोषण, एक ही समय में समूह धातु का परिणाम हो जाता है, ज्यादा लोड है ही नहीं, एक समय में सारी की सारी धातु हो गए, कोई न्यूट्रिशन का लोचा ही नहीं है, ठीक है ना। तो तीनों के पर्याय बड़े इंपॉर्टेंट है, जो जो अपन ने ऊपर देखे उनके पर्याय अपने को याद रखना है। एक बार फिर से अपन देख लेते हैं किसका क्या पर्याय होता है। तो क्षीर दधी न्याय देखा अपन ने सबसे पहले। क्षीर दधी न्याय किसने दिया है? तो क्षीर दधी से बल आता है तो दृढ़ बल ने दिया है। इसका और नाम क्या है? सर्व आत्म परिणाम, सारा का सारा बदल, सारा का सारा दूध दही में बदल जाता है और क्रमशः पूरा का पूरा जो दूध होता है वो काय में दही में बदल जाता है। ऐसे केदारी कुल्य न्याय में अपन ने केदारी कुल्य नाली को ऐसे बोलते हैं, तो अंशांश परिणाम पर मिलता है, थोड़ा थोड़ा सबको मिलेगा, बराबर मिलता है इसमें, ठीक है ना। खले कुपोत न्याय में पृथक पृथक परिणाम मिलता है, जो जितना उठा पा रहा है उतना, और एक धातु पोषण काल में तो एक ही समय में सारा का सारा हो जाता है। कौन किसका समर्थक होता है भैया? ये सब अपने से पूछते हैं भैया। क्षीर दधी न्याय के समर्थक दृढ़ बल है। दृढ़ बल के वो कौन है, क्या बोलते हैं? दृढ़ बल किसके वो हैं, क्या बोलते हैं यार?
टीकाकार, तो दृढ़बल जो होते हैं या संपूरक जो होते हैं चरक के, है ना, तो दृढ़बल क्षीरदधि न्याय के समर्थक कौन है? चरक है। खली कपूट न्याय इसके समर्थक कौन है भैया? तो ये तो सुश्रुत ने, खली कपूट न्याय जो होते हैं इसके समर्थन किसने किया है? सुश्रुत ने दिया है, ठीक है ना। तो सुश्रुत और वाग्भट ने एक दूसरे को सपोर्ट कर दिया, याद रख लेना। खली कपूट न्याय किसने दिया? भाव प्रकाश ने, लेकिन उसका समर्थन उसका सुश्रुत ने उसको समर्थन कर दिया। बाकी ये चरक और वाग्भट जो होते हैं अपने अपने किसके? टीकाकार पे जाते हैं। जैसे एक धातु पोषण काल अरुणदत्त, अरुणदत्त किसके टीकाकार है? वाग्भट के ना, तो ये वाग्भट इसका समर्थन कर देते हैं, ठीक है ना। सुश्रुत वाग्भट, सुश्रुत भाव प्रकाश ने स्विच कर लिया है, बाकी चरक वाग्भट अपने अपने किस पे? टीकाकार पे रहे। चलो फिर आते हैं रस और शुक्र से आर्तव की उत्पत्ति कैसे होती है भैया? तो एव मांस रसेन शुक्रो भवंती स्त्रीणाम च आर्तव, अतः रस, शुक्र और आर्तव के निर्माण में 1 माह लग जाता है, ये बोलते हैं आचार्य सुश्रुत। देखो डीप याद ही नहीं करना है, ठीक है ना। आपने से यही पूछेगा भैया कि कौन जो होता है रस से शुक्र बनने में 1 माह लगाता है, कौन 1 दिन लगाता है, कौन 7 दिन लगाता है, कौन कितना लगाता है? सुश्रुत बोलते हैं 1 महीना। तीनों एक साथ लिख लेंगे, ठीक है। प्रत्येक रस प्रत्येक धातु में कितनी कला रहता है? तो 30-15 कला रहता है। कितनी कला रहता है? 30-15 कला रहता है। और 1 मास से रस से शुक्र पर्यंत धातु सारी की सारी बन जाती है। तो रस से शुक्र में कितनी कला लगती है? इसको 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा अपना? 180-90, 180-90 कला। कला में पूछे तो भी अपने को याद है और दिन पूछे तो भी अपने को याद है, ठीक है। आचार चरक क्या बोलते हैं? आचार चरक बोलते हैं शुक्र निर्माण में 6 अहोरात्र का समय लगता है, ठीक है ना। षडवी केचिद अहोरात्र में। वाग्भट कितना बोलता है? वाग्भट तो 1 दिन में बना देते हैं। 1 दिन में जो अष्टांग हृदय, 1 दिन में अष्टांग हृदय संग्रह बोलते हैं। 1 दिन में रस से क्या, आहार रस से क्या बन जाता है? शुक्र बन जाता है, ठीक है ना। तो तीनों को अपन ने याद रख लिया है। आचार सुश्रुत बोलते हैं 1 महीने में रस से शुक्र बनता है। आचार चरक बोलते हैं 6 दिन में बनता है। आचार वाग्भट बोलते हैं 1 दिन में ही बन जाता है, ठीक है। धातु धातु की महिमा खत्म होगी। अब हम पढ़ते हैं उपधातु। उपधातु और धातु में मेन फर्क है। तो धातु जो होती है धारण और पोषण दोनों करता है, लेकिन उपधातु क्या करती है? केवल केवल धारण ही करती है। चक्रपाणी ने डेफिनेशन बताया। एक टर्म आता है चक्रपाणी का, गति विवर्जिता, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ये गति विवर्जिता किसके लिए आता है? उपधातु के लिए आता है, याद रखना आपने को। गति विवर्जिता किसके लिए टर्म आता है? उपधातु के लिए आता है, ठीक है। परिभाषा देखते हैं। धारण पोषण दोनों कार्य करे वह क्या होती है? धातु होती है। जो केवल धारण करे वो उपधातु होती है। सिरा, स्नायु, रजस, त्वचो, फलाना, ढिमका, ये सारी क्या होती है? उपधातुओं के नाम दे रखे। गति विवर्जिता, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, किसके लिए आया? उपधातु के लिए आया। धातु बस्सम उपजायन्ते तस्मात् उपधातु, चक्रपाणी बोलते हैं। पहले अपन किसकी? चरक की पढ़ते हैं। चरक या चक्रपाणी ने जो बोली है वो पढ़ते हैं, बाद में अन्य आचारों पे जाएंगे। रस की उपधातु कौन सी होती है? सबको पता, स्तन्य और आर्तव, 2 रस की उपधातु होती है। रक्त की कौन कौन सी होती है? कंडरा और सिरा होती है, ठीक है। मांस की कौन सी होती है? वसा और षड त्वचा होती है। और मेद की कौन सी होती है? स्नायु होती है। अपने को सारे याद है। पहले अपन जब नहीं याद था तो ट्रिक याद करते थे, लेकिन अब अपने को इतना पढ़ लिया था कि याद ही हो गया था। रस की कौन सी होती है? स्तन्य और आर्तव होती है। रक्त की कौन सी होती है? कंडरा और सिरा होती है। मांस की कौन सी होती है? क्या बोलते हैं? त्वचा और वसा होती है। और मेद की क्या होती है? स्नायु होती है, ठीक है ना। दलहन ने सेम टू सेम बोला है, बस मेद वाले में स्नायु के साथ साथ क्या संधि ऐड कर दिया है, ठीक है ना। नहीं याद रखोगे तो भी चला जाएगा। सुश्रुत ने उपधातु का वर्णन नहीं किया। षाडंधर वाली वेरी इंपोर्टेंट। षाडंधर ने सारी की सारी धातुओं की उपधातु बताया है। और अपन ने ट्रिक याद करी थी इसकी, सेम, पैड, कैश, रूपी, ओज, ऐसे करके याद किया था, ठीक है ना। तो सैम से ऐसे अपना बन जाएगा सैम। रस, रक्त, मांस में धातु सारी लिख लेंगे। पैड, पी ए, और डी इसमें आ जाएगा क्या? कैश, रूपी, एक साथ लिखेंगे। और आखिरी में क्या लिख देंगे? ओज लिख देंगे। शुक्र की उपधातु ओज लिख देंगे। तो रस, रस की उपधातु क्या बताइए षाडंगर ने? स्तन्य। रक्त की क्या बताइए? आर्तव। मांस की क्या बताइए? मांस, स्नेह, ठीक है ना। और स्वेद, मेद की क्या बताइए? स्वेद। मेद का स्वेद ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अस्थि की क्या बताइए? दंत, ठीक है ना। अस्थि की उपधातु बताइए षाडंगर ने क्या? दंत। और केश और रोम किसकी उपधातु है? मज्जा की। केश रूपी जो एक साथ, केश रूपी एक साथ याद रखना है ना, रोम नीचे नहीं करना है। केश और रोम जो होते हैं किसकी उपधातु होती है? आचार्य षाडंगर के अकॉर्डिंग मज्जा की। और आखिरी में शुक्र की उपधातु क्या होता है? ओज। ओज को अष्टम धातु किसने माना है? चक्रपाणी। ठीक। फिर अपन आ जाते हैं किसमें? धातु उपधातु अपन ने देख लिया। अब स्तन्य पहला आ जाते हैं अपन ने सुश्रुत चरक के अकॉर्डिंग देख लेते हैं भैया। स्तन्य काय से बनता है भैया? तो परिपक्व आहार के पाक से प्रसादभूत जो मधुर रस बनता है वो शरीर के स्तनों में प्राप्त होके स्तन्य कहलाता है। कर्म क्या होता है स्तन्य का? स्तन्योर अपीनित्वम जननम जीवनम इति। कुछ नहीं है, अपने को स्तन्य धातु वहां पे अपन देखते हैं
उसी में अपने को याद रखना है, ज्यादा दिमाग इसमें लगाना नहीं। आर्तव, आर्तव क्या होता है भैया? रसाद देवम स्त्रियाम रक्तम रज संगीन प्रवर्तते तद वर्षाद द्वादशम ऊर्ध्वम यान्ति पंचाशतम 6। ठीक है ना। आचार्य किसने? सुश्रुत के सूत्र स्थान के 14 चैप्टर में अपने को रटा हुआ है क्या क्या होता है। रजोदर्शन सारे के सारे आचार्य बोलते हैं 12 वर्ष में हो जाता है, केवल काश्यप बोलते हैं कि रजोदर्शन कितने 16 वर्ष की आयु में होता है। रजो निर्वृत्ति निर्मत से या एक मत से 50 वर्ष सबने माना हुआ है। ठीक है, अपन ने पूरा स्त्री रोग में इतना डिटेल में पढ़ा है, तो अपने को पता है क्या होता है। कंडरा, अब आते हैं वेरी वेरी इंपोर्टेंट, कंडरा और सिरा, जो अपन काय की देखते हैं, रक्त की उपधातु देखते हैं। कंडरा प्रसारण आकुंचरियों और अंगानाम कंडराम, जो शरीर के या अंगों के आकुंचन और प्रसारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो अपन आजकल कार्टिलेज लिगामेंट जिसको बोलते हैं, अंगों के प्रसारण और आकुंचन में कंडराएं कारण मानी जाती हैं। ये कंडरा काय से बनती है? मांस की उपधातु होती है अकॉर्डिंग टू आचार्य चक्रपाणी चरक। महत्यम स्नायुम प्रोक्ता कंडरावुम षोडशम, संख्या याद रखनी भैया, काला जादू करके अपन ने याद किया था जब अपन एक जमाने में क्या पढ़ा करते थे, रचना शरीर, काला जादू, कंडरा और जाल, इन दोनों की संख्या कितनी होती है? 16 साल में काला जादू करते हैं ना, 16 होती है। ठीक है, फिर आ जाते हैं अपन सिरा पे। सिरा जो होते हैं, सुश्रुत ने बोला है, सर्ववाह बोला है, अपन ने कुछ इसके लिए देखा था ना, सर्ववाह धमनी को कुछ कुछ वाह कहा गया है, तो सुश्रुत ने सिरा को सर्ववाह कहा गया है। संधि बंधन कारण्यो दोष धातु वह सिरा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट टर्म है, दोष धातु वह किसके लिए? सिरा के लिए कहा गया है भैया ना। और संधि बंधन में कारण्य होती है। वैसे संधि बंधन में कारण अपन पूछे तो अपना दिमाग उसमें जाना चाहिए, स्नायु कंडरा में, लेकिन संधि बंधन कारिण्यो दोष धातु वहां डेस 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 ऐसा करके पूछेगा तो किसके लिए है? सिरा के लिए बोला है। किसने? सारंगर साहब ने बोला है। ठीक है ना। सुश्रुत, इसने दोष धातु वहा बोला है सिरा को, और सुश्रुत ने सर्व वहा बोला है कि सबके सब बहाता है, दोष धातु के साथ साथ मल भी बहा लेता है। ठीक है ना। तो संधि बंधन ने कारिण्यो दोष धातु वहा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट श्लोक है जो अपने को रटना चाहिए सिरा के संदर्भ में। ठीक है ना। संधि बंधन ने कारिण्यो दोष धातु वह सिरा, आचार्य शार्ंगधर ने सिरा के संदर्भ में कहा है। वसा पढ़ते अपन। वसा क्या होता है? शुद्ध मांस का जो स्नेह है उसको वसा कहते हैं। बड़ा इजी भैया, सुश्रुत ने बताया कि शुद्ध महा के स्नेह को क्या कहते हैं? वसा कहते हैं। ठीक है ना। वसा किसकी उपधातु होती है? मांस की होती है भैया। ठीक है ना। फिर आते हैं त्वचा। त्वचा जो होती है ये भी मांस की उपधातु होती है। क्या होता है भैया? त्वचा गर्भाशय में शुक्र और शोणित के पचने से उत्पन्न होती है। इसका निर्माण क्या होता है? रक्त धातु से होता है। सुश्रुत बोलते हैं रक्तों में ऐसे त्वचा का निर्माण के लिए मैंने बताया था ना यार, कुछ तो ट्रिक बनाता था मैं। हाँ, चवासू करके। देखो अपन ने त्वचा की उत्पत्ति इधर बना देता हूं तो रिकॉल हो जाएगा। त्वचा की उत्पत्ति ये अपना किस किस आचार्य ने किया? तो अपने को इसे लिखना च वा सु। ठीक है, चवासु लिखना। हाँ, और उल्टा चालू करना है। उल्टा इधर से रस, ये भाई रस, रक्त और मांस। तो क्या हो जाएगा? त्वचा की उत्पत्ति सुश्रुत ने मानी है रस से, वाग्भट ने मानी है रक्त से, और चरक ने मानी मांस से। ठीक है ना। चवासु करना है और उल्टा रस, रक्त, मांस अपने को लिखना है। तो किस किस आचार्य ने त्वचा की उत्पत्ति काय से मानी? अपना बन जाएगा। चरक बोलते हैं कि त्वचा काय से बनती है? मांस से बनती है। सुश्रुत बोलते हैं त्वचा काय से बनती है? रस से बनती है। और अष्टांग बोलते हैं त्वचा काय से बनती है? रक्त से बनती है। चवासु करके याद रख लेना है अपने को। ठीक है ना। ये जो श्लोक दे रखा है यहाँ पे एक इसका अष्टांग संग्रह का दे रखा है, तो अष्टांग संग्रह रक्त धातु से मानते हैं, सुश्रुत रस से मानते हैं, और चरक काय से? मांस से मानते हैं। च वासु उल्टा रस रक्त मांस, ऐसे करके अपने को याद रख लेना। ये काय की उत्पत्ति हो गई अपनी त्वचा की। अब आ जाते हैं स्नायु। स्नायु मेद संभव रटा हुआ है अपने को भैया ना। स्नायु क्या होता है? मेद से बना होता है, मेद संभव होता है। मेद का स्नेह पित्त की ऊष्मा से और वायु द्वारा खरपाक होने से स्नायु की उत्पत्ति होती है। सुश्रुत चिकित्सा का श्लोक है ना। हाँ, सुश्रुत चिकित्सा, चरक चिकित्सा 15 का यार। ठीक है, चरक चिकित्सा 15 में लिखा हुआ है कि ये तो इसमें लिखा हुआ है, लेकिन ये वाला सुश्रुत का होगा शायद, कि मेद के स्नेह का पित्त की ऊष्मा से वायु द्वारा खरपाक होने पर स्नायु की उत्पत्ति होती है। अपने को याद है ये। ठीक है ना। अगर इसी का खरपाक हो रहा है, ये मेद का स्नेह है, इसका वायु ऊष्मा से खरपाक हो रहा है, तो ये क्या बन रहा है? स्नायु बन रहा है। लेकिन इसी का अगर मृदुपाक होगा तो अपन क्या बनेगी? सिरा बनेगी। अपन ने वहां पे देखा हुआ है। ठीक है ना, कि मेद का जो स्नेह है उसका वायु और पित्त के द्वारा खरपाक होता है तो बनता है स्नायु, और मृदुपाक होता है तो बनती है सिरा।
और क्या बोला गया है इसके संदर्भ में, स्नायु के संदर्भ में, स्नायु नहीं, एक उपधातु के संदर्भ में सुश्रुत का श्लोक दिया गया है, रक्तम लक्षणम आर्तव गर्भ लक्षणम स्तन्योर अपरिणम फलानिका, नहीं याद रखना है, ठीक है। ये अपना क्या हो गई, उपधातु उपधातु हो गई भैया, अपन ने स्तन्य और आर्तव देख लिया जो रस की उपधातु है, कंडरा और सिरा देख लिया जो रक्त की उपधातु है, वसा और त्वचा देख लिया जो मांस की उपधातु, और मेद की उपधातु, स्नायु देख ली, चक्रपाणी वाला याद करना अपने को ज्यादा। अब आ जाते हैं अपन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ओज के संदर्भ में, ठीक है। ओज बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के पर्पज से, तो ओज को अपन डिटेल में पढ़ते हैं भैया क्या है। ओज को बल संज्ञा किसने दी है, चरक ने दी भैया, चरक और सुश्रुत दोनों ने बोला है ओज बल है, ठीक है ना। सुश्रुत ने चरक ने अविकृत कफ या प्राकृत कफ को भी बल या पापमा की संज्ञा दी है। चलो चरक बोलते हैं, तो चरक बोलते हैं प्रथमम जायतम भोजम शरीरस्मिन् शरीरिणाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चरक सूत्र 17 क्रियंत शीर्षी अध्याय में लिखा हुआ है कि शरीर में सबसे पहले जो बनता है क्या बनता है, ओज बनता है भैया, ठीक है ना। आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं, रस आदि नाम शुक्रांतम धातुनम परम तेजस्तम खलवोजम बल उच्चति। तो सुश्रुत रस आदि नाम शुक्रांत नाम वाला श्लोक किसका है, सुश्रुत का है, ठीक है ना। अपने को याद है, रेफरेंस का क्वेश्चन में ज्यादा ध्यान नहीं दो। वाग्भट क्या नए लोग है, तो नए लोग क्या करते हैं भैया, तेज चलते, तो तेजो धातु नाम वाला श्लोक किसका है, वाग्भट का है। नए लोगों में ओज रहता है तो क्या करते हैं, तेज चलते, तो ओज के जस्ट बाद तेजो, ओजो तेजो धातु, ओजस्तु तेजो धातु नाम, ये किसका है, वाग्भट का है। तीनों अपने को श्लोक पहचानने के लिए थोड़ी थोड़ी बन जाता है। अब ओज के संबंध में मतांतर बोलते हैं, चरक क्या बोलते हैं, रसश्च ओजस संख्यात, प्रमेय के दूसरे में बोलते हैं कि जो रस है वही क्या है, ओज है, ऐसा करके बोला गया है। याद नहीं रखना, बस रेफरेंस याद रखना, रसश्च ओजस संख्यात, मतलब रस्सी जो है वो क्या है, ओज है, ऐसा कौन बोलते हैं, चरक निदान 4। जब अपन राजक्षमा वाला चैप्टर ये ना, ठीक है, ये रजस प्रमेय वाला, रजमा प्रमेय वाला जो चैप्टर है उसमें दे रखा है, प्रमेय के जो दूष्य है उसमें दे रखा है कि रस ही ओज की संख्या है या रस से ही ओज बनता है, ऐसा है। गर्भरस में यत सारम आदो गर्भस्य यद तद गर्भात गर्भरसाद रसम सर्वत्यम हृदयम समावेशम यतम पुरा, नहीं याद रखना भैया। प्राकृत श्लेष्मा मैंने बोला था भैया, चरक सूत्र 17 में बोला गया है कि प्राकृत बल जो होता है वो श्लेष्मा होता है और विकृत श्लेष्मा क्या होता है, मल होता है, ठीक है ना। मतलब जो प्राकृत कफ होता है उसी को अपन बल कहते हैं और विकृत कफ को मल कहते हैं। सच एव ओज स्मृतम काय स पापमा, इसी को अपन ओज कह सकते हैं, इसी को अपन क्या बोला है, पापमा बोला है। चक्रपाणी ने ओज को अष्टम धातु बोला है, बता दिया, ठीक है ना। अष्टांग हृदय शुक्र का मल बोलते हैं, शाड़ंगर शुक्र की उपधातु बोलते हैं, तीनों अपने को याद है भैया ना। चक्रपाणी ओज को अष्टम धातु मानते हैं, शाड़ंगर में भी देख के आए वो उसको ओज शुक्र की उपधातु मानते हैं, और अष्टांग हृदय इसको शुक्र का मल मानते हैं, ठीक है। अष्टांग संग्रह इसको सर्वधातु सार भी कहते हैं। चलो भाव प्रकाश क्या बोलते हैं, सर्वधातु नाम स्नेह ओज खत्मीम, ये बोलते हैं भाव प्रकाश कि सारी की सारी धातुओं का जो स्नेह भाग है उसी को क्या कहते हैं अपन, ओज कहते हैं, जो घृत जैसा होता है, ठीक है ना। याद रख लेना, ये सारी धातुओं का जो स्नेह किसको बोला है, फिर से बोलोगे, स्नेह प्यार मोहब्बत, या स्नेह को अपन क्या बोलते हैं, इमोशन या प्यार मोहब्बत बोलते हैं ना, स्नेह करते हैं, भाव इमोशन लड़कियां वाला वो होता है, तो भाव प्रकाश वाले में स्नेह, मतलब सारी धातुओं का स्नेह क्या होता है, ओज होता है। ये किसका लाइन है, भाव प्रकाश का लाइन है। सारे सर्व शरीर का सार जो होता है वो ओज होता है, ऐसा कौन बोलते हैं, भेल बोलते हैं। इतना सब याद नहीं रखो ज्यादा, ये जीव शोणित वाला इंपॉर्टेंट है भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना। जीव शोणित टर्म किसने दिया है, तो जीव शोणित डलहन ने दिया है, किसके लिए दिया है, ओज के लिए दिया है ना। तो जीव शोणितम अपि ओजम शब्दे नाम, जो जीव शोणित होता है इसी को ओज का नाम दिया है, ठीक है ना। तुम तो बस इतना याद रखना, जीव शोणित जो होता है इसको ओज या जीव शोणित टर्म किसका है, तो आचार्य डलहन का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तद अंतरे तू ओजम शब्देन रसो अति उच्चते जीव शोणितम ओजम शब्देन अति, ठीक है ना। जीव शोणित किसके लिए, ओज के लिए आया है। उत्पत्ति चरक सूत्र में दिखा गया, भवरे ने खिलाया फूल फूल, ऐसा अपन जानते हैं। तो भ्रमरे फले पुष्पभ्याम यथा संचितम मधुम तद ओजम शरीरभ्यो गुण संचितम, जिस प्रकार भोरा फल एवं पुष्पों में मधु एकत्रित करता है उसी प्रकार शरीर में धात्वाग्नि अपने अपने गुण कर्म द्वारा धातुओं से ओज एकत्रित कर देती है, देखा है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, अपन ने जो एआईपीजीटी एग्जाम दी थी उसमें भी क्वेश्चन आया था भैया, ये सर्पी वर्णम मधुरसम लाजागंती प्रजायते, वेरी वेरी एमटीआर अपने को याद रखना है। ओज कैसा होता है, सर्पी वर्ण जैसा घी जैसे वर्ण का होता है, मधु जैसे रस का होता है, और गाजा लाजागंधी होता है, ठीक है ना। सर्पी वर्ण मधुरस लाजागंधी प्रजायते, ठीक है ना, याद है अपने को, बस रिवीजन करना है। सर्पी वर्ण होता है, घृत जैसे वर्ण का होता है ये,
मधु जैसा रस होता है ओज का, और लाजागंधी होता है। चरक सूत्र 17 में दे रखा है, सर्पी वर्णम मधुरसम लाजागंधी प्रजायति। फिर हृदयस्थ ओज के कुछ कुछ लक्षण देखते हैं भैया। तो हृदयम तिष्ठति यद शुद्ध रक्तम ईशत पीतकम ओजम शरीर संख्या तन्नाशा विनेशति। वेरी वेरी, तो मैंने बताया तनस्तनेव से स्थिति किसके लिए आता है, रक्त के लिए आता है, और तन्नाशा विनेशति किसके लिए आता है, ओज के लिए आता है। दोनों बड़े इंपोर्टेंट टर्म हैं जो अपने को पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तन्ना तत्र आशा, तन्नाशा इसको पढ़ते हैं, तत्र आशा विनेशति किसके, ओज के लिए आता है, और तनस्तनेव से स्थिति किसके लिए आता है, रक्त के लिए आता है। इसका वर्ण देखते हैं तो अलग अलग आचार अलग अलग बोलते हैं, अपने को सारे याद करने की कोशिश करना है। तो आचार चरक बोलते हैं कि ओज जो होता है ना, रक्त ईशत पीतकम, मतलब लाल कलर का होता है लेकिन ईशत हल्का सा पीला भी होता है, ठीक है ना। वाग्भट भी सेम टू सेम चरक का बोलता है ईशत लोहित पीतकम, कोई फर्क नहीं, बस टर्म अलग अलग आया है ना। रक्त ईशत पीतकम, ईशत लोहित पीतकम, सेम टू सेम इन्होंने बताया है। सुश्रुत ने अलग बताया थोड़ा, सुश्रुत बोलते हैं क्या होता है, शुक्ल पीताब, लाल नहीं बताया उन्होंने ना, तो सुश्रुत ने कैसा बताया है, शुक्ल पीताब इसका ओज का वर्ण बताया है, ठीक है ना। चक्रवाणी साहब क्या बोलते हैं, चक्रवाणी साहब बोलते हैं यार तुम ओज घृत के जैसा वर्ण है, तो घृत कैसा होता है, एकदम सफेद होता है ना, तो श्वेत वर्ण का बताया है, ठीक है ना। अब काश्यप बच्चों के डॉक्टर होते हैं, और बच्चों को क्या नहीं बोलना चाहिए, काला नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना। तो इनका सफेद बोलने का अलग तरीका, ये बोलते हैं अश्याव रक्तपीतकम, ठीक है ना। दोनों का कॉपी करके अश्याव बस याद रखना, बच्चों को काला नहीं बोलना चाहिए ना, तो अश्याव किसका है, काश्यप का। दलहन वेरी वेरी इंपोर्टेंट, वर्ण के आधार पर ये बोलते हैं ना, वर्ण के आधार पर ये बोलते हैं कि श्वेत हो सकता है, तेल के वर्ण का हो सकता है, और छोद्र के वर्ण के हो सकता है ना। छोटे श्वेत ऐसे करके या छोटे श्वेत से ऐसे, तो वर्ण तुम तो इतना देखो, ये नहीं पूछता अपने कि दलहन ने कौन सा रंग बताया, ऐसा पूछता है कि ओज का वर्ण के आधार पर जो तीन भेद किसने करे हैं, तो आचार्य दलहन ने किया ना। रंग मत याद रखो, ये भेद है उसके, है ना। तो ऐसा पूछा जाएगा, देखो नीचे लिखा होगा, ये इधर लिखा है, आचार्य दलहन ने वर्ण के आधार पर ओज के तीन भेद बताए। तो वर्ण के आधार पर ओज के तीन भेद किसने किए, आचार्य दलहन ने किए, श्वेत तेल क्षुद्र। बाकी वर्ण अपन ने देख लिया, ओज का क्या क्या है, मिटाड़ के एक बार फिर से साफ सुथरे अक्षरों में देखते, साफ सुथरे अक्षरों में देख लेते हैं अपन, किस किसने, चरक और वाग्भट ने एक जैसा बताया है, ठीक है ना। रक्त ईशत पीतकम और ईशत लोहित पीतकम, ठीक है ना। चक्रपाणी बोलते हैं सफेद झक होता है, और आचार्य सुश्रुत बोलते हैं शुक्ल पीताभ होता है ना, मतलब जो रक्त हटा के शुक्ल पीताभ अपन कर देंगे। काश्यप अश्याव रक्त पीतकम बोला है, और दलहन ने तो तीन भेद इसके मान लिए। ओज के भेद, तो ओज के भेद चक्रपाणी बोलते हैं दो होते हैं, डलहड़ बोलते हैं तीन होते हैं, ठीक है ना। चक्रपाणी ओज के कितने, ओज सब चक्रपाणी सबके दो भेद, किसी के दो भेद याद ना आए तो आंख बंद करके चक्रपाणी लगा देना, उन्होंने ही बोले, ठीक है ना। चक्रपाणी ने ओज के दो भेद बोले हैं, एक होता है अपर ओज, एक होता है पर ओज। अपर ओज पूरे शरीर में व्याप्त रहता है, इसके प्रमाण आधांजलि होता है, कप के स्वरूप वाला होता है, ठीक है। पर ओज जो होता है हृदय में स्थित रहता है, अष्ट बिंदु उसका प्रमाण होता है, पित्त स्वरूप वाला होता है, ठीक है ना। पर ओज का प्रमाण सब 8 बिंदु बताएं, लेकिन अरुण दत्त बोलते हैं कि थोड़ा सा कम होता है, इसकी मात्रा 6 बिंदु इन्होंने कर दी, ठीक है। फिर आचार्य दलहन ने वर्ण के आधार पर ओज के तीन भेद बताए, श्वेत तेल और क्षुद्र, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ओज, ओज का श्रेष्ठ गुण, अच्छा नीचे जब आएंगे तब देखेंगे। ओज का स्थान क्या होता है, भेल ने ओज के 12 स्थानों को वर्णन किया, नहीं याद रखना भैया, बस अगर पूछे तो भी याद रखना। देखो 7 धातु होती है, 3 दोष होते हैं, 3 मल होते हैं, ठीक है ना। इसमें से जो दोष होते हैं उसमें से वात को हटा दो, और बाकी जो 12 चीजें बच गई वो सब काय का, ओज का स्थान है, याद रख लोगे। ओज के 12 स्थान बताए आचार्य भेल ने, कौन कौन से बताए हैं, दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना। 7 धातुएं, 3 दोष और 3 मल, सब करके 13 हो जाएंगे। उसमें से वात, वात में तो कुछ रह नहीं सकता ना, वात को हटा दो, बाकी 12 चीजें क्या हो जाएंगी, ओज का स्थान हो जाएगी, ठीक है ना। बस रस को रिप्लेस कर देना, त्वचा से खत्म बात। सर्वदेह, देह स अव्यवस्थनो व्याप्तो भवन्ति भेविदम तत् अभावानाम शीर्यन्ते शरीराणि इंपोर्टेंट है भैया ना, शीर्यन्ते शरीराणाम, मतलब शरीर में आत्मा का शरण होना। ये श्लोक किसके लिए आया है, तो ये अपना ओज के लिए आया भैया, किसके लिए हुआ है, ओज के लिए आया है, उसके लिए नहीं आया है, क्या बोलते हैं, शुक्र के लिए नहीं आया है, ठीक है। हृदय, पर ओज का स्थान हृदय होता है, ओब्वियसली हृदय में ओज रहता है भैया, इसमें कोई वो नहीं है। अब आते हैं ओज के गुण, ओज के गुण आ जाते हैं, तो ओज के गुण के संदर्भ में क्या क्या बोला गया भैया, तो गुरु शीत मृदु श्लक्षण बहल मधुर स्थिरम प्रसन्न पिच्छल ओजो। सिर्फ अपने से ये पूछे, पिछली बार क्वेश्चन पूछा था कि मध्य के कितने गुण होते हैं, एमपीपीएससी 2022 में मध्य के गुणों की संख्या कितनी होती है, 10 आंसर लगाना था। इस बार अपने से वो पूछेगा कि ओज के कितने गुण होते हैं, अंदर का कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है ना।
ज्यादा से ज्यादा क्या पूछ सकता है वो, तो कि ओज का श्रेष्ठ गुण कौन सा होता है, तो विविक्त जो होता है ओज का श्रेष्ठ गुण होता है, ठीक है ना। कहाँ लिखा है विवेक, तो सुश्रुत सूत्र में लिखा है भैया, ओजो सोमात्कनम स्निग्धम शुक्लम शीतम स्थिरम सरम विविक्तम मृदु मृत्सनम प्राण आयतनम उत्तरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विविक्त जो सुश्रुत ने बोला है इसका श्रेष्ठ गुण होता है, और प्राण आयतन उत्तम किसको कहा गया है, ओज को भी कहा गया है, वस्ती को भी कहा गया है, ठीक है ना। प्राण आयतन उत्तम चरक ने वस्ती को कहा है और सुश्रुत ने ओज को कहा है, ठीक है। फिर ओज के कार्य क्या है भैया, ओज के कार्य होता है तत्र बलेन स्थिरम उपचितिम मानसनाम सर्वचेष्टा स्वप्रतिघातम स्वर वर्ण प्रसादो बाह्य अभ्यंतरणम च करणाम आत्मकरण भवंती। कुछ याद नहीं रखना भैया, सारे के सारे अपने को पता है कि ओज शरीर को बल बल देने का सारे सारे अच्छे अच्छे काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कर्म नहीं होता, यही पूछेगा, अपने को पता है भैया कौन सा होता है। ओज के 10 गुण जो होते हैं किसके समान होते हैं, तो गोदुग्ध के समान होते हैं। मध्य के गुण विष के गुण के समान होते हैं, ओज के विपरीत मध्य के गुण होते हैं, ये भी पूछ सकता है अपने से कोई, ठीक है ना। फिर ओज के 7 गुण और कफ के 7 गुण समान होते हैं, ठीक है ना। बस लक्षण प्रसन्न बहल पर नहीं याद रखना, इतना सब एमपीपीएससी में उसकी हिम्मत ही नहीं कितना डिटेल पूछ लेगा, ठीक है ना। सारे एआईपीजीटी की तैयारी थोड़ी कर रहे हैं बेचारे बच्चे। सुश्रुत ने ओज क्षय के कितने कारण माने, 7 कारण माने, नहीं याद रखना है। अभिघात से, क्षय से, क्रोध से, शोक से, ध्यान से, परिश्रम से, असंग से, है ना। संख्या में श्लोक में 7 नहीं दे रखा है, उसने सेवल लिख दिया है, उसको गिन के आर के पटेल सर ने 7 लिख दिया है, तो ऐसा थोड़ी कि पेपर में पूछ लेगा कि ओज क्षय के कितने कारण होते हैं, है ना। बस अपने को याद रखना, अभिघात से, क्षय से, क्रोध से, शोक से, ध्यान से, परिश्रम से, अनशन से, इन सबसे ओज का क्षय हो सकता है। ओज के तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज अपने पास आ गए जो पेपर में चॉइस ऑफ क्वेश्चन होता है, विस्तृंस व्यापक क्षय, तीनों के तीनों अपने को याद है, लेकिन फिर भी एक बार अपन रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या होता है। तो संधि विश्लेषो गात्राणाम सदनम दोषम चरणम क्रिया असंनिरोध, ये 4 गुण होते हैं किसके, विस्तृंस के हैं, ठीक है ना। अपने को पहले अपन इसको ट्रिक से याद किया करते थे कि विस्तृंस अपने स्थान से हट जाएगा तो ये होगा, फिर आगे चल के अपने को क्या हो गया था, इसका श्लोक याद हो गया था ना। तो संधि विश्लेषो, संधि में विश्लेष, गात्राणाम सदनम, गात्रा मतलब पूरे अंग में अंग साध होना है, अंग में सदन होना, दोषों में च्यवनता आ जाना, ठीक है, दोष बहुत ज्यादा इधर चलायमान हो जाना, और क्रिया असन्निरोध, ये तीनों जो होते हैं किसके, ओज विस्तृंस के लक्षण होते हैं, ठीक है। आखिरी में इसका मैंने कुछ सगा चक्की करके से सगा चंकी करके से कुछ ट्रिक भी बना लिया था, सविज्ञान सविगा कुछ तो बनाया था स्टार्टिंग में, चलो ठीक है, फिर बाद में अपने को याद हो गया मुझे। मैं आशा करता हूँ कि तुम लोग के पास सबके अपना अपना ट्रिक लिखा होगा जिससे तुम लोग रिकॉल कर लोगे, ठीक है ना। मेरा वाला श्लोक मुझे याद है, संधि विश्लेषो गात्राणाम सदनम दोषम जम क्रिया असन्निरोधम, इसके लिए ओज विस्तृंस के लिए आता है। व्यापक, ओज व्यापक अगर हो गया मतलब उसके गुणों में अगर कमी आ गई तो क्या होगा, स्तब्ध गुरु गात्रता, वात शोपो वर्ण भेद, ग्लानि तंद्रा निद्रा, ऐसे करके आता है ना। तो इसको स्तब्ध गुरुगात्रता से अपन पहचान लेंगे, पहला स्तब्धता गुरुगात्रता व्यापक में, और बॉब जीटीएन करके मैंने इसको याद किया था, मतलब वात वा बॉब जीटीएन होगा नहीं, ठीक है ना। वात शोक वर्ण भेद ग्लानि तंद्रा निद्रा, ठीक है ना, याद है सबको, किसी ना किसी ने कुछ न कुछ बनाई रखा है, अपने को बस देखते ही फ्लैश मार देगा कि संधि विश्लेषो वात्राणाम सदनम दोषम चरण क्रिया संनिरोध विस्तरण में आएगा, स्तब्धता गुरुगत्रता, वाद शोक वर्ण भेद ग्लानि तंत्र, ठीक है। 6 वाला तो मैंने बचपन से अपन M4 प्रलाप से याद कर रखे हैं। M4 मतलब क्या, मूर्छा, मोह, मरण और मांस क्षय, इसमें प्रलाप अगर ऐड कर दोगे तो M4 प्रलाप ओज क्षय का लक्षण है, और 99% चांसेस है कि पेपर में सिर्फ ओज क्षय ही आता है, ठीक है ना। सुश्रुत का ये वाला आ जाएगा, ये वाला नहीं आ जाएगा तो चरक का तो बोल दीजिए जो अपने को श्लोक उसमें याद है, चरक सूत्र 17 में जो ओज क्षय का लक्षण, ये वाला विभेति दुर्बल, नीचे वाला विभेति दुर्बलो अभीक्षणम ध्यायति व्यथितेन्द्रिय दुष्छाया दुर्मना रूपचम छाम ओज संचय, ठीक है ना। ये चरक का है, अपने को रटा हुआ है ओज क्षय का। सुश्रुत का क्या है, M4 प्रलाप, ठीक है। इसी के साथ बोनस में बल की विकृतियां चिपका दी गई है, हालांकि पेपर में नहीं पूछता है, सेम टू सेम वैसी वाली थे, है ना। विश्लेषु अंग साधु, विश्लेषु साधु गात्राणाम दोष विस्तृत संभ्रम अप्राचुर किरणाम, मतलब थोड़ा उसी का संस्कृत टर्म बदल के इसमें लिख दिया गया है। गुरुत्वम स्तब्ध अंगेषु ग्लानिर विवर्णम भेदनम तंद्रा निद्रा वाशु बल व्याप्ति, है ना, वही का वही लक्षण है। मूर्छा मांसक्षयो मोह प्रलापो अज्ञानम पूर्वाग्नि विगम, मतलब विस्तरण व्यापक बल का पूछे ओज का पूछे वही के वही अपने को याद रखना, ठीक है। अब अपन ने ओच्छे चरक के अनुसार भी देख लिया, चरक क्या बोलता है, विभेति दुर्बलो अभीक्षणम ध्यायति वथितेन्द्री दुष्छाया दुर्मना रुक्षम छामम ओज संचय, चरक सूत्र 17 का श्लोक है, अपने को याद है, ठीक है। सुश्रुत बोलते हृदय चेतना का अधिष्ठान होता है, ये सब नहीं याद रखना भैया इतना। अब आ जाते हैं मल पे थोड़ा सा, ठीक है, कितना है मल।
इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है यार। चलो मल थोड़ा सा चालू कर देते हैं, फिर चार्ट वाला कल से पढ़ेंगे। मल रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र धातु, किस किस धातु का क्या क्या मल है, तो पहले अपन चरक देख लेते हैं। चरक क्या बोलते हैं? रस का मल क्या होता है? कफ होता है। रक्त का मल क्या होता है? पित्त होता है। मांस का मल क्या होता है? खमल होता है, अपन ने बचपन से देखा है। मेद का मल क्या होता है? स्वेद या प्रस्वेद होता है। अस्थि का मल क्या होता है? केश और लोम, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। मज्जा का मल क्या होता है? अक्षिवट या त्वक स्नेह, ये तो अपने को याद है। शुक्र का मल कुछ नहीं होता, चरक ऐसा बोलते हैं, ठीक है। किस किस में को जो चेंजेस होंगे वो अपन याद कर लेंगे। बाकी ऊपर वाले जो चार होते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, ये सबके सेम ही है ना, इसमें ज्यादा चेंज नहीं होगा। सिर्फ उसके षाडंगर का थोड़ा सा चेंज होगा, षाडंगर का अलग ही याद कर लेंगे अपन, ठीक है। तो रस का मल क्या होता है? कफ होता है। रक्त का क्या होता है? पित्त होता है। मांस का खमल होता है। मेद का स्वेद होता है। अस्थि का केश और लोम हो रहा है, ठीक है ना। और मज्जा का क्या होता है? अक्षिविट और त्वचा का स्नेह होता है। अब आते हैं वाग्भट भी सेम टू सेम बोलते हैं। रस का क्या होता है? कफ होता है। रक्त का क्या होता है? पित्त होता है। मांस का खमल होता है। मेद का प्रस्वेद होता है, ठीक है ना। नख और रोम हो जाते हैं, ठीक है ना। वहां पे केश और लोम है वाग्भट का। चरक चरक का केलो है, इसका नरो है, नख और रोम है, ठीक है ना। केस केवल चरक का स्पेस है, बाकी सब लोग नखरोम नखरोम मानते हैं, ठीक है ना। वो वैसे नाखून किसका मल होता है भैया? इसी का तो होता है, अस्थि का ही तो होता है, ठीक है। तो नख और रोम, नख और रोम, रोम तो सब मानते हैं, ये लोम मान लेते हैं। रोम जो सब होता है वो क्या? अस्थि का मल होता है। लेकिन केस स्पेशल माना है किसने? चरक या चक्रपाणी साहब ने माना है, ठीक है। नेत्र और त्वचा का स्नेह सेम टू सेम माना। वाग्भट स्पेशल, वाग्भट सुपरमेसी, अपन कुछ कुछ चीजें पढ़ते हैं ना, वाग्भट सुपरमेसी। हिमांशु बताना, वाग्भट साहब ने रंजक पित्त का स्थान कहाँ माना है? आमाशय। अच्छा, आमाशय। ठीक, आमाशय में माना है, ठीक है। तो ये अपन ने क्या देख लिया? मलमल देख लिए किस किस के हैं। सुश्रुत और षाडंगर का देखते हैं। तो सुश्रुत, षाडंगर काट दो, केवल सुश्रुत है ना। सुश्रुत ने भी रस का कफ, पित्त, खमल, प्रस्वेद सेम टू सेम। इसमें नख और रोम वाग्भट ने कॉपी किया है, नेत्र तक सेम टू सेम है। अब थोड़ा सा षाडंगर दिक्कत करता है। षाडंगर बोलता है देखो, कफ कफ तुम बोल रहे हो भाई, जो जीवा से, नेत्र से, कपोल से जो जल निकलता है वो रस का है। जो षाडंगर को सीरियसली नहीं लेना है ना, इसका बस ये एंड वाला बस याद रखेंगे। पित्त, रस कमल जो होता है पित्त में भी नहीं, उसमें भी रंजक पित्तोल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। षाडंगर का अगर चॉइस ऑफ क्वेश्चन बनेगा तो मांस का जो मल, खमल का मतलब भी वैसे वही होता है, लेकिन उन्होंने कर्णविड लिख दिया है। कर्णविड किसका मल होता है? मांस का मल होता है। बाकी जीवा से निकलने वाला, दंत, कक्षा, मेढ्र, इन सब का जो पसीना या प्रस्वेद होता है ना, मतलब स्वेद तो होता ही है, इन सब से निकलने वाला प्रस्वेद को क्या बोल दिया षाडंगर ने? कि ये सब किसका होता है? मेद का मल होता है। ऑब्वियसली जीवा, दंत, कक्षा, इन सबसे साइड से जो मल निकल रहा है वो किसका? मेद का होगा, ठीक है। नख, रोम हटा दिया और केवल अस्थि कमल क्या माना है? नख माना है, ठीक है। और मज्जा वाले में नेत्रमल निर्विरोध रूप से सबके सबने माना है। और शुक्र का, मुख की स्निग्ध जो पिड़िकाएं होती हैं उनको क्या माना है इन्होंने? शुक्र का मल माना है। षाडंगर ने शमशु को शुक्र का मल माना है, ठीक है ना। इतना ध्यान नहीं देना है, मोटा मोटा अपने से बहुत इजी बेसिक्स ऊपर वाले क्वेश्चन ही पूछेगा कि श्वेत किसका मल होता है, श्वेत किसका मल होता है, खमल किसका मल होता है, और कफ किसका मल होता है, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा होगा तो अक्षिवेट पूछ लेगा। चलो मल के बारे में आगे कुछ चीजें पढ़ते हैं भैया। तो मल क्या होता है? मलिनीकरणाद मल, ठीक है ना। मलिनीकरणाद मल षाडंगर का भी है। और आगे अगर आहार मलात्म मलः लिख जाए तो अष्टांग संग्रह का है। जो शरीर को मलिन करे या आहार की किट भाग से उत्पन्न हो, उसे अपन क्या कहते हैं? मल कहते हैं। मलिनीकरणान मलः षाडंगर बोलते हैं। मल को दूष्य किसने माना है? अरुण दत्त ने। अरुण दत्त ने धातु और मल दोनों को दूष्य माना है, ठीक है ना। बाकी लोग धातु को धातुओं को ही दूष्य मानते हैं। पुरुष, पुरुष का प्रमाण ममेव मुपीक पुरज वाले में अपन ने देख लिया है ना, म मेव मुपीक पुररज वाले में। तो पुरुष का प्रमाण 7 अंजलि होता है, मूत्र का प्रमाण 4 अंजलि होता है, और श्वेत इसी को अपन जल बोलते हैं जिसका प्रमाण 10 अंजलि होता है। कौन कौन से महाभूत से? तो बचपन से अपने को पता है भैया, पृथ्वी और जल से क्या बनता है? पुरुष बनता है। जल और अग्नि से क्या बनता है? मूत्र बनता है। और जल और अग्नि से क्या बनता है? श्वेत बनता है, ठीक है। पुरुषम उपस्तंभम, वेरी वेरी, अपने को बचपन से पता है ना। पुरुष क्या करता है? उप अवस्टंभन भी, हाँ देखो वाग्भट अवस्टंभ बोलते हैं और ये उपस्तंभ बोलते हैं। तो पुरुष जो होता है उपस्तंभ होता है और वायु अग्नि का धारण करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चॉइस ऑफ क्वेश्चन आ गया भैया कि वायु और अग्नि का धारण कौन करता है? मल करता है भैया, ठीक है ना। दो क्वेश्चन याद रखना है, पुरुष उपस्तंभ या अवस्तंभन का काम या होल्डिंग करने का काम करता है और वायु अग्नि को धारण करता है। आचार्य सुश्रुत बोलते हैं भैया मल क्या होता है? वायु और अग्नि का धारण करता है।
अग्नि मतलब जो खाना पचाने वाली अग्नि और जो मल को बाहर निकालने वाली अपान वायु, इन दोनों का धारण कौन करता है? पुरुष करता है या मल करता है। वस्ति पूर्णम विक्लेदम मूत्रम, अंधा भी कोई लिख देगा ना कि वस्ति का पूर्ण करना और विक्लेद करना किसका काम होता है? मूत्र का काम होता है, ठीक है ना। स्वेद क्लेद त्वक कार्य, स्वेद या क्लेद को धारण करना और त्वचा को सुकुमार बनाना है, त्वचा को अच्छा बनाना है, किसका काम होता है? स्वेद का काम होता है। ये भी अपने से बन जाएगा ना। एक क्लेद का, देखो दो चीजें होते हैं ना, एक क्लेद का वहन करता है और एक क्लेद का धारण करता है। क्लेद का धारण कौन करता है? स्वेद करता है। और क्लेद का वहन कौन करता है? मूत्र करता है। इतना डिटेल अपने से इस बार नहीं पूछेगा, अपने से वस्ति पूर्ण विक्लेदम ऐसा श्लोक देगा, अपन पहचान लेंगे वो किसका है, मूत्र का है। चलो पुरुष के संदर्भ में कुछ कुछ चीजें अपन पढ़ लेते हैं। तो पुरुष का पर्याय क्या होते हैं? इसको शकृत बोलते हैं, मल, किट, शमल, वर्ज, उच्चार, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। उच्चार किसका पर्याय होता है? पुरुष का पर्याय होता है, ठीक है ना। अतिसार के संदर्भ में आते हैं ना, उच्चार प्रवृत्ति ऐसे करके शब्द आया। उपवेशन और विष्णु अवस्कर, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। विष्णु पाद अमृत प्राणवायु के लिए कहा गया है, वायु के शुद्ध वायु के लिए कहा गया है। और विष्णु अवस्कर किसका पर्याय होता है? पुरुष का, है ना, कंफ्यूज नहीं होना। विष्णु पाद अमृत शुद्ध वायु के लिए कहा गया है और विष्णु अवस्कर पुरुष के लिए कहा गया है। पुरुष निर्माण प्रक्रिया का वर्णन किसने किया है? वाग्भट ने किया है। कोई बात नहीं भैया। पुरुष की उत्पत्ति किससे होती है? जो आहार रस का किट्ट भाग है उससे पुरुष की उत्पत्ति होती है, अपने को पता है भैया। अन्न के पाचन के पश्चात दो भाग बनते हैं, एक सार, दूसरा किट्ट। किट्ट के दो भाग हो जाते हैं, एक होता है जो तनु भाग जिससे मूत्र बनता है, एक होता है घन भाग जिससे पुरुष बनता है। कोई अंधा भी बता दे भाई इतनी ऐसी। समान वायु कर्म होता है, तो समान वायु अपन ने देखी थी भैया। पचती अन्नम विभाजितम सार किट्ट, समान वायु सार किट्ट विभाजन करती है, पाचक पित्त भी करता है हालांकि, सार किट का पृथक्करण करता है। पुरुष की उत्पत्ति काय में? पक्वाशय में होती है और पुरुष धरा कला में होती है। पुरुष धरा कला कौन सी होती है? पंचम नंबर की होती है, पता है भैया अपने को। गुद के दो भेद होते हैं, उत्तर गुदम यत्रम पूरितम अवस्थितितम निष्क्रमतितम अधर्गुदम। चक्रपाणी बोलते हैं कि गुद दो प्रकार का होता है। चक्रपाणी के अनुसार जब कोष्ठकांक देखेंगे अपन 15 प्रकार के, तो वहां भी लिखा गया है उत्तर गुद और अधर गुद। उत्तर गुद जो होता है पुरुष को धारण करता है और अधर गुद जो होता है पुरुष का निष्कासन करता है, ठीक है। पुरुष हो गया अपना। अब अपन देखते हैं क्या, मूत्र। मूत्र का पर्याय मूत्र, मेह, वस्तिमल, नृपजल, प्रस्ताव, स्त्रव, ये सब होते हैं। मूत्र जो होता है ये भी अन्न के किट्ठ भाग से बनता है, द्रव वाले से। मूत्र निर्माण प्रक्रिया का वर्णन किसने किया है? सुश्रुत ने किया है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले पुरुष निर्माण प्रक्रिया का वर्णन अष्टांग संग्रह ने, मूत्र निर्माण प्रक्रिया का सुश्रुत का तो अपन को याद भी है भैया, निदान स्थान के तृतीय चैप्टर रश्मरी वाले में किया हुआ है ना। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? पक्वाशय से प्रारंभ होती है भैया। आम, पक्वाशय, मध्यम या आमाशय का वर्णन है वहीं से होती है ना, पक्वाशय। मूत्र उत्पत्ति पक्वाशय गतस्य नाड़ो मूत्र वाहनम, या पक्वाशय में मूत्र बनता है फिर मूत्र वह नाड़ी में जाके आगे चलता है। मूत्र निर्माण प्रक्रिया का नियंत्रण कौन करता है? पाचक पित्र करता है, वेरी इंपोर्टेंट है भैया। चलो कर्म क्या होता है मूत्र का? तो क्लेद का वहन करता है, क्लेद को धारण स्वेद करता है, क्लेद का वहन मूत्र करता है। मूत्रम मानुष्यम विषापहम, सुश्रुत बोलता है भैया कि मनुष्य का जो मूत्र होता है वो विष का नाश करने वाला होता है। अष्टांग संग्रह भी यही बोलता है, मानुषम मूत्रम विषापहम। भाव प्रकाश क्या बोलते हैं? नर मूत्रम गरम हंति विधियम सेवन रसायनम। देखो भैया भाव प्रकाश नर के मूत्र को क्या बोलते हैं? रसायन बोलते हैं। सारे अपने को याद है, बस अपनी शक्तियां ऐसी थोड़ी सी उजागर करना है थेनोस जैसी, और याद अपने को आ जाएगा। मूत्र क्लेद का वहन करता है, मूत्र मनुष्य का मूत्र होता है विष का नाश करता है। अष्टांग और सुश्रुत दोनों बोलते हैं। और नर मूत्र गरम हंति तद विद सेवितम रसायनम, भाव प्रकाश साहब ये बोलते हैं, ठीक है ना। या हाँ, इन दोनों में से श्लोक अगर पहचानने वाला तो तू जिस श्लोक में आए, तू तकार पे कौन होते हैं? नए लोग जो होते हैं ना, तू तकार करते हैं भैया। तो तू किसका? नए लोग का श्लोक है। सुश्रुत वाग्भट दोनों ने मानुषम ये वाला सेम श्लोक बनाया, तो तू वाला श्लोक किसका? अष्टांग संग्रह का। इतना डिटेल उसको नहीं देना चाहिए अभी, लेकिन अपने इसमें लिखा है तो अपन ने पढ़ लिया। तीसरा पढ़ते हैं स्वेद। स्वेद निर्माण प्रक्रिया का वर्णन। स्वेद कहाँ आता है? पसीने में, प्रकाश में स्वेद आता है ना। तो स्वेद निर्माण प्रक्रिया का वर्णन किसने किया? भाव प्रकाश ने। तो मूत्र किसने बनवाया? सुश्रुत ने। मल किसने बनाया? वाग्भट ने। और स्वेद किसने बनाया है? भाव प्रकाश ने। ओब्वियसली भाव प्रकाश, अभी देखो ना 44 डिग्री टेम्परेचर हो गया भैया वाराणसी में, प्रकाश निकल रहा, मतलब पसीना निकलता है भैया प्रकाश में। इसका पर्याय क्या? घर्म, निगात, ये सब उसका पर्याय होता है। स्वेद क्लेद विधृति, क्लेद को क्या करता है? धारण करने का। क्लेद का वहन मूत्र करता है, क्लेद को धारण कौन करता है? स्वेद करता है, ठीक है। अब दोष धातु क्षय वृद्धि जो होता है, ये वाला इंपोर्टेंट चार्ट है, ये अपन पढ़ेंगे कल से। रिकॉर्डिंग कर देते बंद अभी।